हजारों प्रेजेंटेशंस दिए गए हैं, क्योंकि मैं इंटरनेशनल स्पीकिंग में जाता हूँ दुनिया भर में। आज भी ये सवाल उठता है कि क्या ऑटोमेशन आने से मैनुअल टेस्टिंग खत्म हो जाएगी। हम्म। ठीक है, आप मुझे बताइए ऐसा कहाँ हुआ है। अभी तक। ऑटोमेशन वाज नेवर क्रिएटेड मैनुअल टेस्टर्स को खत्म करने के लिए, क्योंकि टेस्ट ह्यूमन माइंड जो सोच सकता है ना, उतने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कोई भी नहीं सोच सकता। वो आपको ये कह रहे हैं कि आपको वेज फाइंड आउट करने पड़ेंगे जिसके थ्रू चैट जीपीटी को एज अ टूल यूज कर कर आप अपनी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को इंक्रीज करो। ओके। अगर आप वो कर सकते हो तो आप सरवाइव करते हो, अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो आपका सर्वाइवल मुश्किल है। ओके। हैविंग सेड दैट, सर्वाइवल मुश्किल का मतलब जॉब जाना नहीं है। सर्वाइवल मुश्किल का मतलब जॉब चेंज करना, बड़ी कंपनीज में चेक इन करना, एंटर कर जाना, वो हम्म। थोड़ा सा मुश्किल होता है। गैस का सिलेंडर घर में आता है तो हम क्यों चेक करते हैं उसकी सील लगी हुई है या नहीं? वो भी तो एक तरह का सर्टिफिकेशन है। यस। तो आप अपने आप को भी एक तरह का एक प्रोडक्ट मानिए ना, जो मार्केट के अंदर जा रहा है, हम्म। जिसको कोई और कंपनी यूज करेगी। तो अगर हम अपने आप के ऊपर एक सर्टिफिकेशन का लेबल लगा के भी जा रहे हैं, लेकिन उस सर्टिफिकेशन के साथ ब्रांड अटैच होना मैंडेटरी है। ये एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है और ये बहुत ही मिस हैंडल होता है। ठीक यस। है, ये ऐसी कोई लाइन होनी नहीं चाहिए कि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर डेवलपर्स 15 स्टोरीज करके दे पा रहे हैं तो टेस्टर्स शुड बी एबल टू टेस्ट ऑल द 15 स्टोरीज। हम्म। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब आप बोलते नहीं हो। आपने बात की कि जब जीरा और आता है और वहां से अजाइल आ जाता है। हम्म। जब अजाइल आ गया तो अजाइल की सेरेमनीज को भी कीजिए। Hi sir, first of all a very warm welcome to my channel that is Salesforce Testing. How are you? थैंक यू। Okay. It really means a lot. First of all सर आपने ज्वाइन किया एंड आज के पॉडकास्ट का एजेंडा मैं अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। आ, होता क्या है कि जब बच्चे क्या करते हैं कि किसी को कॉमर्स लेनी है, किसी को साइंस लेनी है, किसी को आर्ट्स लेनी है, लेकिन 12वीं तक का बेस होना जरूरी पता होना चाहिए कि 12वीं तक करा क्या है। सो आज हम उसी चीज को बात करेंगे कि जब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जर्नी में सब एंटर तो हो जाते हैं, बट सर्वाइवल इज द मेन गेम। एंड उस सर्वाइवल के लिए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और अप्रोच दोनों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। सो इन दिस पॉडकास्ट हम उन सभी चीजों और एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे जिससे कोई भी फ्रेशर या बिगनर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की दुनिया में अगर एंट्री करना चाहता है तो उन्हें किन किन चीजों का टेक केयर करना है, और वो एक्सपीरियंस पर्सन जो ऑलरेडी टेस्टिंग की दुनिया में एंट्री हो चुकी है जिनकी, उनको किस तरीके से सर्वाइव करना है। सो डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप नहीं करेंगे। आई जस्ट वांट यू कि सर सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दें तो उनको एक बेटर इंसाइट हो जाए। सो ओवर टू यू नाउ। ठीक है, थैंक यू गदर। एक तो पहले मेरे को यहाँ बुलाने के लिए, जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लग रही है कि हम अपनी लैंग्वेज हिंदी के अंदर आपस में बात कर पा रहे हैं। सो हमारी ऑडियंस के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, मेरा नाम विपिन जैन है। मैं जयपुर के अंदर रहता हूँ, जयपुर में ही पला बड़ा हूँ। और मेटाक्यूब सॉफ्टवेयर्स लिमिटेड नाम से एक कंपनी है यहाँ पे, करीबन 1000 लोगों की, जो जयपुर बेस्ड ही है। इसके अंदर मैं हेड क्यूए की तरह वर्क करता हूँ। सो क्यूए मेरा प्रोफाइल है, क्यूए मेरा पैशन है। एंड जैसे जैसे आगे आप जानेंगे, आपको मालूम चलता जाएगा कि मैं किस तरह से क्यूए में एंटर हुआ और क्या क्या रहा जिससे मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। ये मेरा एक ओवरऑल है। और जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है अब इतने साल एक्सपीरियंस के बाद, ऑलमोस्ट 25 ईयर्स अब मेरे को होने वाले हैं, और क्यूए की अगर हम बात करें तो रफली 18 साल मेरे को हो चुके हैं। तो जो गंधर्व कर रहे हैं, सेम मेरा पैशन है कि जो यंग क्राफ्ट पीपल है वो बहुत सारे लोगों को देखकर उस फील्ड में आ तो जाते हैं, बट देन उनके पास एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होती कि हमें किस डायरेक्शन में आगे जाना है। तो जॉब एक चीज है, लेकिन ग्रो करना एक अलग चीज है। राइट, तो जॉब सबके पास है बट बहुत सारे लोग स्टक हो जाते हैं। और आई थिंक हम इस पॉडकास्ट से आज यही कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जितनी हेल्प मिल पाए फ्यूचर ग्रोथ के लिए, यही हमारा टेक है। दैट्स परफेक्ट। सर आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि 20+ ईयर से ऊपर का एक्सपीरियंस, तो सर यहीं से एक पहला क्वेश्चन है कि कितना एवोल्यूशन हो चुका है टेस्टिंग में आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, आज से 20 साल पहले और अब अप्रोच में क्या फर्क आया है? तो मैं इसके ऊपर थोड़ा आपका व्यू जानना चाहता हूँ पहले। अच्छा क्वेश्चन है शुरुआत करने के लिए। देखिए, दो चीजें होती है यहाँ पे। एक होता है टेस्टिंग माइंडसेट और एक होता है टेस्टिंग टूल्स यस। या इकोसिस्टम। राइट, जो माइंडसेट है ये तो वही का वही है। टेस्टिंग माइंडसेट, सबसे पहले आपको जो चीज पकड़नी होती है, और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि डेवलपमेंट जो होता है वो है कंस्ट्रक्टिव वर्क। डेवलपर कुछ बनाता है, और आमतौर पे लोग कहते हैं कि टेस्टर का काम तोड़ना होता है। ऐसा नहीं लेकिन है। अगर हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वो डिस्ट्रक्टिव वर्क नहीं है,
वो कंस्ट्रक्टिवली डिस्ट्रक्टिव होता है। yes, मतलब हमारा एम एक ही है कि हमें एंड यूजर को एक ऐसी चीज देनी है, चाहे वो डेवलपमेंट साइड से हो, चाहे टेस्टिंग साइड से हो, चाहे डिलीवरी साइड से हो, चाहे डेवऑप्स हो, कुछ भी हो, एक ऐसी चीज देनी है जो सीमलेसली वर्क करे, okay, जो टूटनी नहीं चाहिए। तो टेस्टर का रोल बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए जो आदमी खुद अपनी चीज बनाता है ना, वो उसमें कभी गलती फाइंड आउट नहीं कर सकता। हम्म, आप बचपन का याद रखिए, आप छोटी छोटी ड्राइंग्स बनाते थे और कोई कहता था बेटा कलर बाहर निकल गया या ये हो गया, हम अक्सर गुस्सा हो जाते थे, क्योंकि अपने ही काम का क्रिटिसिज्म हमसे सहन नहीं होता। एग्जैक्टली, अब हमारे लिए पहला चैलेंज होता है हमने किसी और के काम को क्रिटिसाइज करना है। और हम्म, देखा जाए तो बहुत आसान है, क्योंकि हम सुबह से उठते ही हम यही चालू करते हैं। एग्जैक्ट, अखबार उठाने के साथ हम ये बोलते हैं कि ये क्या है, ये पॉलिटिक्स क्या है, सड़क पे क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, परिवार क्या कर रहा है। क्रिटिसिज्म तो ह्यूमन जीन्स के अंदर भरा पड़ा है, हमें सामने वाले की गलतियां निकालना ही है। अब अगर इस चीज को मैं जॉब में कन्वर्ट कर लूं तो इससे बढ़िया तो कोई जॉब ही नहीं है। हाँ, तो माइंडसेट तो हम सबका क्रिटिसिज्म करना ही है, हम दिन भर व्हाट्सएप न्यूज पढ़ के क्रिटिसाइज ही करते हैं लोगों को। हम्म, लेकिन वो क्रिटिसिज्म और टेस्टिंग क्रिटिसिज्म दो अलग तरह की चीजें हैं, क्योंकि एक क्रिटिसिज्म हम सिर्फ करते हैं और छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरा जो क्रिटिसिज्म है वो एक प्रोडक्ट को बेटर क्वालिटी लाने के लिए। एग्जैक्टली, वो क्रिटिसिज्म ये है कि मेरा जो माइंडसेट है वो एक खाली टेस्टर माइंडसेट नहीं हो सकता, टेस्टर के साथ मैं एक एंड यूजर भी हूँ। हम्म, अगर हर टेस्टर अपने माइंड में ये बात याद रख ले कि मेरा काम बग निकालना ही नहीं है, मेरे को ये भी देखना है कि अगर एज एंड यूजर जब मैं इस चीज को यूज करूंगा और मेरे लिए वो कितना इजी है यूज करना, कितना अच्छा है, कितने मिनिमम क्लिक्स के साथ मैं कोई काम अचीव कर सकता हूँ, ओके, तो जो मैं एंड यूजर फील करूंगा वही एक सामने वाला एंड यूजर भी फील करेगा। हम्म, और हम लोग यहाँ रह जाते हैं कि मेरा काम बग्स निकालना है, मैंने बग निकाल दिए, अब इसका कौन एंड यूजर है, कौन कस्टमर है, मेरे को उसका क्या करना है। यहीं पर एक अच्छे टेस्टर और एक नॉर्मल टेस्टर का डिफरेंस आ जाता है। ओके, तो माइंडसेट तो आपको वही रखना है कि मेरे को सामने वाले के काम में गलतियां निकालनी है, लेकिन ऑफ कोर्स वो गलतियां एक लिमिटेशंस के अंदर रहकर होती है, क्योंकि हम्म, आपके पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपके पास एक एप्लीकेशन है, टाइमलाइंस हैं, प्रोसेसेस हैं, आपको उन सबके अंदर रहकर करना है। करेक्ट, लेकिन एक और चीज होती है जिसको अक्सर हम लोग टेक्निकली वर्ड यूज करते हैं, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। हम्म, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग के अंदर कोई बाउंड्रीज नहीं होती और मेरे को बड़ी पसंद है। इसमें आप एप्लीकेशन में घुस जाइए और आप बस ये ध्यान रखिए कि आप एक एज एंड यूजर की तरह कर रहे हैं। तो जैसे आपको मान लीजिए कोई हेल्प सर्च करनी है, अगर आप एक किसी और के प्रोडक्ट पे हेल्प सर्च करते हैं और 3-4 क्लिक के बाद भी आपको मिलती नहीं है, तो कैसे एक फ्रस्ट्रेशन आता है ना, यार क्या बेकार एप्लीकेशन है, हेल्प ही नहीं ओपन हो रही, हम्म, है ना, मुझे मेरे टॉपिक का आंसर ही नहीं मिल रहा। ठीक है, आज आप एक गाना प्ले कर रहे हैं और मान लीजिए गाने के आप उस वो ढंग से प्ले नहीं हो रहा, आप क्या करेंगे, आप अपने फोन से उस ऐप को हटा देंगे और कोई और ऐप डाल लेंगे। तो यस, एज एन एंड यूजर आपके लिए ऐप चेंज की है आपने, लेकिन बिजनेस के एंगल से क्या हुआ, एक ऐप हटाने का मतलब एक कंज्यूमर का लॉस, ऑब्वियसली, और एक नई ऐप डाउनलोड करने का मतलब एक नया कस्टमर ऐड करना। हम्म, तो जब हमारे प्रोडक्ट के साथ भी कोई अगर ये करेगा, क्योंकि मैंने अच्छा टेस्टिंग करके नहीं दी है, तो मेरे कंपनी जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए भी एक लॉस हो गया। तो हम ऐसा क्यों करें। तो माइंडसेट तो वही का वही रखना है आपको कि एज अ टेस्टर इतना बढ़िया काम करके दीजिए कि एज अ एंड यूजर अगर आप ही उस ऐप को यूज करें तो प्रॉब्लम ना हो, और एग्जैक्टली, ऐसा लगे कि बस ये ऐप मेरे फोन पे हमेशा रहेगी। हम्म, है ना, व्हाट्सएप कितनी सिंपल सी एक चीज है। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने व्हाट्सएप डाउनलोड करके उसको डिलीट किया होगा। एक बार डाउनलोड हुआ तो आज आज तक वो डाउनलोडेड ही है हमारी मशीन में, हम्म, क्योंकि वो स्मूथ वर्क करता है। एग्जैक्टली, तो उसकी टेस्टिंग सोचिए आप कितनी अच्छी टेस्टिंग की गई होगी। ठीक ट्रू, है, अब बात आती है टूल्स की। टूल्स तो देखिए, जो 20 साल पहले टूल्स थे, इनफैक्ट नहीं के बराबर टूल्स थे, उसमें और आज में तो जमीन आसमान का डिफरेंस है। यस, इतने हेल्पफुल टूल्स हो गए हैं, इतने इजी टू यूज टूल्स हो गए हैं, लेकिन साथ ही बहुत ज्यादा टेक्निकल टूल्स भी हो गए हैं। और पहले क्या होता था, टेस्टिंग में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, मतलब प्रॉब्लम्स इन द सेंस जैसे एक वेब पेज आपने बनाया, उसके ऊपर जो हेडर है, मान लीजिए वो फ्लेक्स का हेडर है, हम्म, जो उसका कोड है वो पीएचपी में लिखा हुआ है सपोज, कहीं पर साइड में टिकर चल रहा है, वो एजेक्स का टिकर हो सकता है, और जो बैकएंड है वो वेब सर्विसेज हो सकती है। आपने किसी बटन पे क्लिक किया तो एक वेब सर्विस जा रही है ना। हम्म, अब जब डेवलपर ये जब काम करता है तो क्या होता है, आप 4 तरह के डेवलपर हायर करते हो इस पेज को बनाने के लिए। हम्म, एक वेब सर्विस का डेवलपर अलग होगा, एजेक्स का डेवलपर अलग होगा, ट्रू, पीएचपी का डेवलपर अलग होगा। लेकिन जब टेस्टर टेस्ट करने आता है तो उसको कहा जाता है भैया चारों आप खुद ही कर लो। यस, क्योंकि पहले क्या होता था, हर चीज फंक्शनल टेस्ट होती थी, मैं क्लिक करूंगा और फिर कुछ होगा। फिर जैसे जैसे ऑटोमेशन पॉपुलर होता गया,
पीएचपी वालों ने अपने हिसाब से ऑटोमेशन टूल बना दिए, एजेक्स के अपने ऑटोमेशन टूल्स बन गए। ठीक है, जावा में एप्लेट्स होते थे, एप्लेट्स के अंदर जो ऑटोमेशन के कंट्रोल्स होते थे वो हिडन होते थे, उनको एक्सपोज नहीं कर पाता था। फिर आपके आईफोन आ गया तो साहब आईओएस के ऑटोमेशन टूल अलग है, एपीएम पे काम करेंगे। इधर सेलेनियम आ गया, इधर आपने कहा अच्छा एंड्रॉइड है तो सेल एंड्रॉइड आ गया। देन एपीआई पॉपुलर हो गए पिछले 7-8 सालों के अंदर, तो एपीआई के ऑटोमेशन टूल्स आ गए, पोस्टमैन आ गया, सोप यूआई पॉपुलर हो गया। तो एक ऐप बनाने में आज की तारीख में एक सिंगल कोडिंग लैंग्वेज से काम नहीं चलता, आपके पास 50 तरह के कोडिंग लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन होता है। सिमिलरली जब आप टेस्टिंग करने जाते हैं तो फंक्शनल टेस्टिंग जहां पे आप क्लिक कर रहे हैं वहां तो मुझे टेक्नोलॉजी से लेना देना नहीं है। द मोमेंट आप ऑटोमेशन या बैकएंड की टेस्टिंग के अंदर एंटर हुए और आपको 50 तरह के और टूल्स सामने आ जाएंगे एंड आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपके पास ये टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए। ट्रू। हमारे साथ प्रॉब्लम ये और हो जाती है कि बहुत सारे टेस्टर्स जो होते हैं वो नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक है, हमने कोडिंग तो कभी की नहीं है, कुछ और सब समझ में नहीं आ रहा तो टेस्टिंग में घुस जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मैंने देखा है जॉब्स में आते हुए। एग्जैक्टली। तो अब वो आ तो जाते हैं, मोस्ट वेलकम, बट देन उनके लिए ये और हार्ड हो जाता है ऑटोमेशन करना, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, आपको एक क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं मालूम। अब आज का हर ऑटोमेशन टूल जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। यस, आप एक क्लास आपको लिखनी ही पड़ेगी। अब आप कल कहें मेरे पास तो भाई साहब कोडिंग नहीं आती मेरे को, मैं कैसे काम करूंगा? वो बोले बिना कोडिंग के तुम ऑटोमेशन कैसे करोगे? आपको लॉग्स देखना आना चाहिए, आपको जो डेवलपर टूल्स है ब्राउजर पे F12 प्रेस करके जो हम इंस्पेक्ट करते हैं एलिमेंट को, आपको ये चीजें आनी चाहिए। आपको कई वो टूल्स पे काम करना आना चाहिए जो वीडियो रिकॉर्ड करें, उन टूल्स पे आना चाहिए जो स्क्रीनशॉट्स के ग्रैब करें। तो टूल्स खाली ऑटोमेशन टूल्स ही नहीं है, हर चीज के लिए एक टूल है, और ये टूल वो टूल होने चाहिए जो आपके डेवलपर को आपके बग तक पहुंचने का सबसे फास्टेस्ट वे हो, जो क्लियरली बताए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे मेरे प्रोडक्ट को मार्केट में बहुत जल्दी भेजना। तो अगर आप ये कहते हैं कि हम तो मैनुअल टेस्टर्स हैं और हमको हमारे टूल्स की हमको जरूरत नहीं है, हमको तो सिर्फ जीरा में जाके बग लॉग करना है, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आज 3 साल 4 साल 5 साल आप निकाल लेंगे किसी तरह से, लेकिन आपकी कंपनी को फोर्सफुली ऑटोमेशन में जाना ही पड़ेगा। और ये तो मैं फंक्शनल टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, मैंने एआई आईओटी मशीन लर्निंग की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। वहां तो बिना टूल्स के वैसे ही पॉसिबल नहीं है। आप एक रोबोट को कैसे मैनुअल टेस्ट करेंगे? आप टेस्ला कार को, जो ऑटोमेटेड कार है, उसको कैसे मैनुअल टेस्ट करेंगे? खुद कार में बैठेंगे और भिड़ाएंगे उसको जाके नहीं, और फिर कहेंगे कि एक्सीडेंट होता है या नहीं होता है? वो ऑटोमेशन से ही हैंडल होगा, राइट? तो अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको इन चीजों में जाना ही पड़ेगा। तो 20 साल पहले के जो टूल्स का सेट था, इकोसिस्टम था, और आज का जो है, इसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। ओके, इसमें मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। लाइक आज की अगर हम बात करें तो नवंबर या अक्टूबर में 2022 से ही थोड़ा सा इस चीज को लूंगा, चैट जीपीटी का इन्वॉल्वमेंट कुछ इस तरीके से हुआ है ना वेरी गुड, बहुत बढ़िया कि टॉपिक। मतलब आप मान नहीं सकते कि हर व्यक्ति को कुछ भी करना, कंटेंट है, चलो प्लीज प्रोवाइड द कंटेंट फॉर द सेम। चैट जीपीटी आपको उसके ऑल्टरनेटिव मल्टीपल कंटेंट्स आपको प्रोवाइड कर सकता है। करेक्ट। बहुत लोगों से बात हुआ, बहुत लोगों से इंटरेक्शन हुआ, खासकर स्टूडेंट से इंटरेक्शन जब मैं डेली बेसिस पे करता हूँ तो उनका यही आता है कि गदर सर या गंदर भैया होता क्या है कि क्या चैट जीपीटी टेस्टिंग वालों को हिला देगा, उनकी जॉब खत्म कर देगा? तो मेरा रिप्लाई तो हमेशा यही होता है कि चैट जीपीटी का एक ऐसी एक कह सकते हो कि ऐसा टूल है जो हमारी जॉब को इजी करने के लिए ही बनाया गया। इट इज टोटली अप टू अस कि हम उसको यूज कैसे करते हैं। मैं आपका परसेप्शन इस पर्टिकुलर चीज पे जानना चाहता हूँ कि चैट जीपीटी के थ्रू मैं कैसे एक इफेक्टिव टेस्टर का रोल प्ले कर सकता हूँ और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक वैल्यू को ऐड कर सकता हूँ। वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, इसमें भी मैं एक स्टेप पीछे से चालू करता हूँ। परफेक्ट है। अभी लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि एआई हमारे रियल लाइफ में कहाँ और कितना इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, टेस्टिंग फील्ड तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है हमारी लाइफ का। अपन ऐसे माने कि मैं मेरे पूरे 24 घंटे में से 8 घंटे की टेस्टिंग करता हूँ, तो मेरा सिर्फ 33.3% टेस्टिंग कर रहा है, बाकी 16.5 घंटे भी एआई उसमें भी है। तो आप पहले तो खाली ये चीज सोचना बंद कीजिए कि इससे मेरे टेस्टिंग के ऊपर ही इम्पैक्ट डाल रहा है। सेकेंडली, पिछले 20 सालों से, 25 सालों से, उसके भी पीछे के जो पुराने लोग हैं, हर नई टेक्नोलॉजी जो आती है, एक सवाल ये हमेशा उठता है कि क्या ये नई टेक्नोलॉजी हमारी जॉब्स को खा जाएगी? एग्जैक्टली। जब ऑटोमेशन आया था तो ये हुआ कि क्या मैनुअल टेस्टर्स खत्म हो जाएंगे? आज भी आप गूगल पे जाइए, हजारों डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, हजारों प्रेजेंटेशंस दिए गए हैं, क्योंकि मैं इंटरनेशनल स्पीकिंग में जाता हूँ दुनिया भर में। आज भी ये सवाल उठता है कि क्या ऑटोमेशन आने से मैनुअल टेस्टिंग खत्म हो जाएगी? ठीक है, आप मुझे बताइए ऐसा कहाँ हुआ है? ऑटोमेशन वाज नेवर क्रिएटेड मैनुअल टेस्टर्स को खत्म करने के लिए, क्योंकि
टेस्ट ह्यूमन माइंड जो सोच सकता है ना, उतने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कोई भी नहीं सोच सकता। दैट्स व्हाई हमारे पास इंटेलिजेंस है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल वर्ड का मतलब है कि उसको उतना ही आता है जितना हम उसको सिखाएंगे। जिस दिन वो खुद सोचकर करने लग जाएगा, ठीक है, देन दैट्स अ डे जहां पे हम ये डिस्कस करेंगे कि अब तो ये खुद सोचने लग गया। आज रोबोट है, रोबोट को प्रोग्राम किया जाता है कि आपको ये वाले काम सारे अपने आप करने, जस्ट लाइक आप ऑटोमेशन करते हो। आप ऑटोमेशन में कोडिंग करते हो कि तुम्हें डेली आकर इतने बजे अपने आप ट्रिगर हो जाना है, इतने बजे ये कोड चलेगा, 1000 टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करेगा, ये रिपोर्ट जनरेट करेगा, और ये रिपोर्ट उठा के उस ईमेल पे भेज देगा। ये हमने कोडिंग करके ऑटोमेशन तैयार किया है, और ये होता जाएगा। लेकिन जिस दिन ये ऑटोमेशन अपनी इंटेलिजेंस लगा ले, और मेरे को 1000 के ऊपर जो अगले 5 टेस्ट केसेस है वो डालने की जरूरत नहीं पड़े, वो खुद ही जनरेट कर ले 1000 देखकर, तो मैं कहूंगा कि भाई साहब अब मेरे लिए मैनुअल टेस्टर्स को रखना डिफिकल्ट हो गया है। सेम चीज चैट जीपीटी के साथ है, सेम चीज। ओके। चैट जीपीटी बहुत फास्ट है, नो डाउट, लेकिन आप ये सोचो चैट जीपीटी क्या कर रहा है। चैट जीपीटी वही कर रहा है जो पहले गूगल करता था। हाँ, मैं बहुत साधारण भाषा में बता रहा हूँ, टेक्निकली बहुत डिफरेंस हो सकते हैं, ये मैं अपन एक लेमन के लिए बात कर रहे हैं। आप पहले गूगल में भी सर्च करते थे, लेकिन होता क्या था, गूगल आपको टॉप 10 रिजल्ट्स दे दिया करता था। एग्जैक्टली। फिर आप उन 10 पेजेस पे जा जाके क्लिक करते थे, और जिस पेज पे आपको आपके हिसाब से करेक्ट आंसर मिल जाता था, चाहे वो कोड का हो चाहे टेस्टिंग का हो, आप उसको उठाकर अपने कोड में ले आते थे और थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगर करके कोड चला लिया करते थे। यस। क्या ये चीटिंग है? ये चीटिंग नहीं है, ये कोड रीयूजेबिलिटी है। चाहे आप गूगल से पिक कर रहे हो, चाहे आप अपने ही ऑफिस के, अपने ही प्रोजेक्ट के, अपने फ्रेंड से पिक कर रहे हो, दिस इज कोड रीयूजेबिलिटी। लेकिन आपकी इंटेलिजेंस ये है कि आप उस कोड को रीयूजेबल के साथ साथ कॉन्फ़िगर कर रहे हो अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, वो आपकी इंटेलिजेंस है। ओके। अब चैट जीपीटी क्या कर रहा है? चैट जीपीटी कह रहा है कि आपको उन 10 डिफरेंट लिंक्स पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहली बार में ही कोड दे रहा हूं। यस। लेकिन वो कोड एक बार में आप चलाकर देखिए, मोस्टली केसेस के अंदर उस कोड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि वो कैसे करेगा? आज आप एक जेनरिक कोड अगर उसको बोलेंगे कि मुझे एक लॉगिन और पासवर्ड के टेस्ट केसेस जनरेट करके दे दो, वो दे देगा, क्योंकि लॉगिन और पासवर्ड एक जेनरिक चीज है जो हर जगह होती है, हाँ, कॉमन फील्ड्स हैं। राइट? लेकिन द मोमेंट लॉगिन पासवर्ड करके आप होम पेज पे लैंड करते हो, अब वो होम पेज अमेजोन का है, या इंडियन रेलवेज की वेबसाइट है, या एयरलाइंस की वेबसाइट है, या वो किसी मेडिकल कंपनी है, या कोई और है, फार्मा सेक्टर है, या इंश्योरेंस सेक्टर है, या एलआईसी है, क्या है, सबके होम पेजेस डिफरेंट है। अब जब तक आप चैट जीपीटी को ये नहीं बोलेंगे कि मुझे लॉगिन करने के बाद एलआईसी के होम पेज पे जाना है, तो चैट जीपीटी को क्या मालूम कि वो किस होम पेज के टेस्ट केसेस आपको क्रिएट कर दे, पहली बात। ठीक है। तो इसका मतलब ये तो फिक्स है कि अनलेस आप चैट जीपीटी को कोई चीज एक्सप्लिसिट बताएंगे नहीं, चैट जीपीटी एक्सप्लिसिट आंसर आपको दे नहीं सकता। ओके। तब पॉइंट ये आता है कि चैट जीपीटी का फिर यूज क्या है, राइट? ये खाली क्या शो ऑफ की चीज है कि जस्ट बिकॉज सारी दुनिया एआई की बात कर रही है तो चलो हम भी कुछ बात करेंगे? तो जो गंदर ने यह क्वेश्चन पुटअप किया है आपने, गंदर, ये कोई फैशन का क्वेश्चन नहीं है कि हर ब्रॉडकास्ट में होना चाहिए तो हम भी डालेंगे। चैट जीपीटी डेफिनेटली हेल्प करेगा। किस तरह से हेल्प करेगा? चैट जीपीटी आपकी चीजों को फास्ट करने में हेल्प करेगा। सारा कंपटीशन जो दुनिया का है प्रोडक्ट बनाने में, वो ये है कि कितना जल्दी हम बढ़िया प्रोडक्ट मार्केट में उतार सकते हैं। तो कितना जल्दी जो है, ये वाला पार्ट चैट जीपीटी हेल्प कर सकता है, लेकिन आपको अपनी इंटेलिजेंस अप्लाई करनी पड़ेगी। ओके। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा कि आप क्या कर सकते हैं। आपको पाइथन आना चाहिए, पहली चीज। पाइथन जो है ये ऑटोमेशन करने में मुझे हेल्प करता है। मैं पाइथन को नेचुरल लैंग्वेजेस के अंदर टेस्ट केसेस प्रोवाइड कर सकता हूँ। नेचुरल लैंग्वेजेस या अपन बात करें बीडीडी स्टाइल के जो टेस्ट केसेस होते हैं, समझ गया। है ना, गिवन दिस देन दिस एंड दिस, ऐसे करके, ये नेचुरल लैंग्वेज है। जो मैं आपको थ्योरेटिकल बोलूंगा बीडीडी में ऐसे ही हम लिखते हैं। ठीक है। आप इन सारे टेस्ट केसेस को नोटपैड फाइल में लिख दीजिए। ओके। ठीक है। अब जो ओपन चैट जीपीटी है, इसके जो ओपन एआई है, इनके एपीआईज ओपन है, अवेलेबल है। तो आपने जो पाइथन कोड लिखा है, पाइथन कोड क्या करेगा, इस ओपन एपीआई को लेगा, जिसके थ्रू वो चैट जीपीटी से कनेक्ट हो गया, फिर वो उस नोटपैड फाइल को ओपन करेगा अपने कोड के अंदर, उसके कमांड्स होते हैं, वहां से वो उस नेचुरल लैंग्वेज के टेक्स्ट को उठाएगा जो आपका मैनुअल टेस्ट केस है, और उसको उठाकर चैट जीपीटी को पास कर देगा। और चैट जीपीटी उसको
ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकता है या फिर पाइथन को वापस से लौटा सकता है। ये उसका एपीआई करता है। करेक्ट है। अब इस चीज की करेक्टनेस और इस चीज की सक्सेस दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक, आपके पाइथन की कोडिंग स्किल्स पे, आप पाइथन से कितना नीटली चैट जीपीटी के साथ हैंडशेक करेंगे। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैनुअल टेस्ट केस आपने लिखा है एज अ मैनुअल टेस्टर, हम्म। अगर वो टेस्ट केस में एक स्टेप भी ऊपर नीचे है तो क्या चैट जीपीटी खुद समझ के आपको बोलेगा कि ये स्टेप गलत है? देयर इज नो चांस एट ऑल। उसको तो उसको तो जो मिल रहा है वो उसको कन्वर्ट करके वापस दे रहा है। हम्म। हाँ, टाइम उससे आपका बचा दिया, आपको मैनुअल ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपके मैनुअल केस में कहीं भी कुछ मिस्टेक है तो आपको वाकई जाकर मैनुअल स्क्रिप्ट ठीक करनी पड़ेगी, तभी आपका ऑटोमेशन स्क्रिप्ट ठीक बनेगा। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में ब्लाइंडली उठा के ऑटोमेशन में डाल दूं और रन कर दूं और सब चल जाएगा। आपके ऑटोमेशन इंजीनियर्स को बैठना पड़ेगा, उन स्क्रिप्ट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, हम्म। एनवायरनमेंट सेट करना पड़ेगा, ब्राउजर बताना पड़ेगा, मल्टीपल चीजें होंगी। ओके। तो एट द एंड ऑफ द डे, अगर पहले मेरे को मेरे 1000 टेस्ट केसेस लिखने में लेट से 6 घंटे लगते थे, अब हो सकता है वो मेरे 2 घंटे के अंदर काम हो जाए। हम्म। तो मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। आप 6 घंटे करके बोलोगे मैं थक गया सर, आज का मेरा डे ओवर, हम्म। लेकिन 2 घंटे करने के बाद आपके पास स्टिल 6 घंटे बचे हुए हैं, तो आपने अपनी प्रोडक्टिविटी 3 गुना बढ़ा दी। ओके। तो ये जो लोगों के मन में डाउट है ना कि ये जॉब्स चली जाएंगी या मेरा काम ले लेगा, हम्म। कस्टमर्स ये नहीं कह रहे हैं कि आप जॉब छोड़ दो, हम सारा काम चैट जीपीटी से करा लेंगे। वो आपको ये कह रहे हैं कि आपको वेज फाइंड आउट करने पड़ेंगे जिसके थ्रू चैट जीपीटी को एज अ टूल यूज कर कर आप अपनी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को इंक्रीज करो। ओके। अगर आप वो कर सकते हो तो आप सरवाइव करते हो, अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो आपका सर्वाइवल मुश्किल है। ओके। हैविंग सेड दैट, सर्वाइवल मुश्किल का मतलब जॉब जाना नहीं है। सर्वाइवल मुश्किल का मतलब जॉब चेंज करना, बड़ी कंपनीज में चेक इन करना, एंटर कर जाना, वो हम्म। थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ओके। आप छोटी लोकल कंपनियों के अंदर रह जाओगे जहां पर आप अभी हो, तो आपको बड़ा एक प्रोजेक्ट नहीं मिल पाएगा, आपके शायद सैलरीज का जंप उस लेवल पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम्म। लोग बोलेंगे इतना पैसा हम तुम्हें क्यों दें, इतना काम तो हम चैट जीपीटी की हेल्प से ही कर पा रहे हैं। तो एग्जैक्टली। चेंज जरूर आएगा, ये गारंटी है। और याद रखिए, चैट जीपीटी इकलौता एआई टूल नहीं है। यस। एआई के और 50 टूल्स हैं जो अवेलेबल है, जो कोडिंग में और टेस्टिंग में यूज किए जा रहे हैं। हम्म। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं एआई के टच में नहीं आऊंगा और मेरे साथ लाइफ लॉन्ग सब बढ़िया चलेगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो परफेक्ट। आपको सीखना तो पड़ेगा ही। लेकिन चैट जीपीटी को एक सर्च इंजन की तरह यूज मत कीजिए। हम्म। वहां गए, एक डॉक्यूमेंट लिख दिया, डॉक्यूमेंट का वेरिएशन बना लिया, ये कर लिया। कितने डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है आपको? हम तो अजाइल में डॉक्यूमेंट्स बनाते ही नहीं। एग्जैक्टली। और ये भी याद रखिए, अगर आप ब्लॉग्स लिखने में या अपने स्कूल कॉलेज के आर्टिकल्स लिखने में अगर चैट जीपीटी आप यूज कर रहे हैं, तो उससे दो नुकसान और हो रहे हैं। एक, आप अपना ब्रेन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, विच मीन्स आपकी क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो वीक होती जाएगी, ट्रू। आप रिसर्च करना बंद कर देंगे। हम्म। सेकेंडली, अगर वो कॉलेज या स्कूल या कंपनी अलाउ नहीं करती है एआई जनरेटेड आर्टिकल्स को, तो जीरो जीपीटी करके एक टूल भी है जहां पे मैं आपका कोड लिखूंगा एज इट इज आपका आर्टिकल, और वो बता देगा इसमें से कितना ह्यूमन क्रिएटेड है और कितना एआई क्रिएटेड है। ओके। विच मीन्स आपने जो काम करके भी दिया है ये ब्लैक चेक है। पहले ब्लैक चेक नॉन एआई टूल्स वाले होते थे, अब एआई टूल्स के भी ब्लैक चेक आ गए। आप चैट जीपीटी पे आर्टिकल क्रिएट कीजिए, मैं मना नहीं करूंगा, हम्म। लेकिन फिर उस आर्टिकल पे अपनी नॉलेज अप्लाई करके उसको पूरा का पूरा रीवर्ड कीजिए। ठीक है। जो काम गूगल से आप करते आए थे वही चैट जीपीटी से कीजिए, लेकिन एआई को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ओके। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। अभी आपने जैसे कहा कि चैट जीपीटी का एक इफेक्टिव यूज करना, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना और क्वालिटी एस्पेक्ट से देखना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमें इसका यूज उस तरीके से करना है ताकि हमारे जॉब चेंज करने में या बड़ा कंपनी को जब हम एंट्री करना चाहते हैं तो उसमें किस तरीके से ये हेल्प करेगा। अब बड़ी कंपनी की बात करते हैं ना, तो सर्टिफिकेशन की दौड़ सबसे ऊपर आ जाती है जब हम उनका जेडी पढ़ते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन। अनटिल बिल्कुल। अनलेस उसमें एक्सपीरियंस को लेकर सर्टिफिकेशन का लिखा है कि नहीं लिखा। जैसे बहुत जगह लिखा होता है कि अगर आपको 3+ ईयर्स का टेस्टिंग एक्सपीरियंस चाहिए, प्लस साथ राइट। में जो पर्सन है वो ISTQB फाउंडेशन सर्टिफाइड होना चाहिए। बिल्कुल। बट अगर मैं लिंक्डइन के देखूं तो बहुत सारे टेस्टर्स अपना एक अलग व्यू पॉइंट कह रहे हैं कि सर्टिफिकेशन इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। बहुत सब ओके। ये चीज हो रहा है। मेरा परसेप्शन इस पर्टिकुलर चीज पे ये है कि ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेशन है जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए करना है। मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर चीज पे है क्या, कि सर्टिफिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है और किस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस पे ये आपका सर्टिफिकेशन जस्टिफाइड करता है। ये भी बहुत अच्छा आपका आपने क्वेश्चन पुट अप किया। मैं पहले स्टार्ट करूंगा
लोग सर्टिफिकेशन करते कब हैं और हम्म। लोगों के मन के अंदर कंफ्यूजन्स क्या रहते हैं। कई लोग हैं जो अपना कैरियर बिगिन करते हैं सर्टिफिकेशंस के साथ, हम्म। और फिर वो जॉब अप्लाई करके कहते हैं कि मैं तो ऑलरेडी ये सर्टिफाइड हूँ, वो सर्टिफाइड हूँ, और उनके हिसाब से उनको ले लेना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि आप पहले काम कीजिए, एटलीस्ट 2 साल 3 साल, देन गो फॉर योर फर्स्ट सर्टिफिकेशन। ठीक है? और किसी के लिए नहीं, आप सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई कीजिए कि मैंने जो काम किया है और मैंने जो नॉलेज गेन की है हम्म। वो मेरे को समझ में आती है या नहीं। टेस्टिंग मेरा प्रोफेशन है, ट्रू। तो मुझे टेस्टिंग के अपने सारे टर्म्स आने चाहिए, मैं यूज में लूं चाहे ना लूं। ओके। जैसे ब्लैक बॉक्स व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है फॉर एग्जांपल, हम में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कभी व्हाइट बॉक्स टेस्ट किया ही नहीं होगा, डेवलपर्स के साथ बैठे ही नहीं होंगे, बट दैट डज नॉट मीन कि आपको ये आना नहीं चाहिए कि व्हाट इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है? बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है, मेरे को थ्योरेटिकल क्यों नहीं पता होना चाहिए इसके बारे में? एग्जैक्टली। Right? ये तो वही वाली चीज हो गई, फिर तो आप जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो तो फिर तो वेस्ट है आपके लिए। हम्म। आपने जो डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा है वो तो आपके लिए वेस्ट हो गया, क्योंकि आप रियल लाइफ के अंदर ट्री एल्गोरिदम्स कहाँ पे यूज करते हैं? जो बबल सॉर्ट, शटल सॉर्ट्स, इतने सारे हमने हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, ये सब जो नाम पढ़े थे, और आपने उनके वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज कैलकुलेट की थी और उस समय 10 में से 10 स्कोर किया था स्कूल में, ये आप मुझे बताइए रियल लाइफ प्रैक्टिकल में अपने प्रोजेक्ट्स में आपने कहाँ यूज किए? कहाँ ओके। आपने एल्गोरिदम्स लगाए? लिंक लिस्ट कहाँ यूज की? सर्कुलर लिंक लिस्ट कहाँ यूज की? तो फिर तो मैं स्कूल में क्यों पढ़ूं ये सब जब रियल प्रैक्टिकल्स में मेरे ये काम ही नहीं आता। हम्म। और इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जब आप कोई नॉन आईटी रिलेटेड कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं बाजार में, है ना, तो आप उसमें क्यों देखते हैं कि उनके पास वो आईएसआई सर्टिफिकेशंस और ये सब है या नहीं है? फिर आप कोई भी प्रेशर कुकर ले आइए, हम्म। आप जब एक गैस का सिलेंडर घर में आता है तो हम क्यों चेक करते हैं उसकी सील लगी हुई है या नहीं? वो भी तो एक तरह का सर्टिफिकेशन है। यस। तो आप अपने आप को भी एक तरह का एक प्रोडक्ट मानिए ना, जो मार्केट के अंदर जा रहा है, हम्म। जिसको कोई और कंपनी यूज करेगी। तो अगर हम अपने आप के ऊपर एक सर्टिफिकेशन का लेबल लगा के भी जा रहे हैं, लेकिन उस सर्टिफिकेशन के साथ ब्रांड अटैच होना मैंडेटरी है। अब अगर मैं आज प्रेस्टीज का कुकर खरीद के ला रहा हूं तो उस आईएसआई सर्टिफिकेशन के साथ प्रेस्टीज का ब्रांड अटैच्ड है। हम्म। मेरे साथ अगर आईएसटी क्यूबी फाउंडेशन मैंने किया हुआ है तो दैट्स माय सर्टिफिकेशन। लेकिन अब ब्रांड क्या है, विपिन जैन को कौन जानता है, या गंधर्व मैदान को कौन जानता है? तो एग्जैक्टली। वो फिर हमारा एक्सपीरियंस है कि मैं 4 साल एक्सपीरियंस हूं एंड मेरे पास ये सर्टिफिकेशन है। दैट ओके। मेक्स अ कंप्लीट पैकेज फॉर अ कंपनी। ओके। लेकिन एंड सॉरी नॉट लेकिन एंड कई इकोसिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्सफोर्स इकोसिस्टम की हम बात करते हैं, यस। वहां तो सर्टिफिकेशंस के ऊपर ही आगे करियर प्रोग्रेस होते हैं। हम्म। तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो कि मैं सेल्सफोर्स में रहूंगा लेकिन मैं तो सर्टिफिकेशन नहीं करूंगा। अगर आप टेस्टर हैं तो आपको हर हाल में वहां पे एडमिन तो करना ही है। एग्जैक्टली। अगर आप डेवलपर हैं तो आपको PD1 PD2 करना है। अगर आपको आर्किटेक्ट बनना है तो आर्किटेक्ट का अलग पाथ है। हम्म। इसी तरह से आईएसटी क्यूबी टेस्टर्स के लिए वर्ल्ड रिनाउंड गवर्नेंस एजेंसी है। दुनिया के किसी भी कंट्री में अगर आप जाते हैं और वहां पे आप बोलते हैं मैं आईएसटी क्यूबी फाउंडेशन या एडवांस लेवल या अजाइल या ऑटोमेशन या एक्सपर्ट लेवल हूँ, ठीक ओके। है, आपका रिसेप्शन डिफरेंट तरीके से होगा। तो हम्म। आज एज अ इंटरव्यूअर जब मैं किसी का रेज्यूमे पिक करता हूँ और देखता हूँ कि यार ये 7 ईयर एक्सपीरियंस है एंड इसने ये सर्टिफिकेशंस भी कर रखे हैं, तो मेरे माइंड में एक पॉजिटिव इमेज ऑलरेडी बन जाती है। अगर दैट्स। 7 ईयर है लेकिन इसने सर्टिफिकेशन नहीं कर रखे हैं, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये होता है तुमने अपने आप को सर्टिफाई क्यों नहीं किया कभी? हम्म। और अगर कोई आदमी सिर्फ सर्टिफिकेशन किए हुए हैं और 2 क्वेश्चन के बाद मेरे को समझ में आ जाता है कि इसे सिर्फ सर्टिफिकेशन किए हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस बंदे को मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भाई तुमने सर्टिफिकेशन तो कर लिए, तुम्हारे प्रोडक्ट में तो क्वालिटी है ही नहीं, मैं कैसे ले लूँ? यस। राइट? तो आप कीजिए, लेकिन हाँ 3 साल करो काम, उसके बाद पहला सर्टिफिकेशन करो। ओके। उससे एक तो खुद का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा कि मैंने जो किया और मेरा एग्जाम भी क्लियर हो गया। हम्म। अगर भगवान ना करे लेकिन आप नहीं सक्सेस हो पाते हैं, तो अपने आप को टटोलिए इनसाइड कि क्या आप 3 साल से सिर्फ ब्लैक बॉक्स ही करते आ रहे हैं? क्या आपने कभी बाउंड्री वैल्यू अप्लाई किया या नहीं किया? एग्जैक्टली। नहीं किया तो क्यों नहीं किया? एपीआई टेस्टिंग आती है या नहीं आती है? खाली हम्म। थ्योरेटिकल आके रह गई? बहुत सारी चीजें से आपको खुद को अपने आप को ही विजुअलाइज करके मिल जाएंगी। आपको कोई थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है जो आके आपको बताएगा ये बात। ट्रू। तो मेरे लिए सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है,
एक्सपीरियंस के साथ जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाए सर्टिफाई करते जाइए अपने आप को। ठीक है। लोग बहुत सारा शो ऑफ करते हैं, आप लिंक्डइन के ऊपर जाकर देखो, हर दिन लोग अपने सर्टिफिकेट्स वहां पोस्ट कर रहे होते हैं। तो कुछ तो बात है ना, मतलब कि वरना क्या सेंस है इस चीज को करने का। तो बेसिकली जो आप सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, आपका जस्टिफिकेशन उसके आपके जो द्वारा टेस्ट किया हुआ प्रोडक्ट है उसमें दिखना चाहिए। इन शॉर्ट ये बिल्कुल, आज वर्क। अपन डॉक्टर्स तक के पास जाते हैं जो सबसे नोबल प्रोफेशन कहलाता है। यस। डॉक्टर्स तक ने अपनी सर्टिफिकेशन और डिग्रियां आजकल दीवार पे लगानी चालू कर दी है। हम्म। उनको क्यों बताने की जरूरत है कि मैं FIC हूँ या मैं फला हूँ या मैं फला हूँ, डॉक्टर है। ट्रू। लेकिन वो करते हैं, वो आगे आगे डिग्री सर्टिफिकेशंस करते जाते हैं और डालते हैं वहां पे। एग्जैक्टली। जैसे कि सर अभी आपने बताया कि स्किल्स वर्सेस सर्टिफिकेशन में आपको बैलेंस रखना जरूरी होगा। ये कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इनिशियल लेवल पे सर्टिफिकेशन को प्रायोरिटी दिया और फिर कहा कि चलो काम करते हैं फिर दिखता है। और दूसरी हम्म। तरफ ये होता है कि इतना एक्सपीरियंस है बट सर्टिफिकेशन नहीं है। तो इट इज टोटली अप टू यू कि आप उस अप्रोच को किस तरीके से फॉलो करते हैं, ताकि वो जो भी आप सर्टिफिकेशन कर रहे हैं वो आपके एंड प्रोडक्ट में दिखे कि हाँ इस पर्सन ने अगर सर्टिफिकेशन किया है तो ये उसकी वैल्यू ऐड हो रही है। बिल्कुल मेरा ठीक है, वो आपकी कंपनी को आगे ले जाए, वो आपको आगे ले जाए, ये कॉम्बिनेशन आपको ही बनाना पड़ेगा। ट्रू। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। एक होता है कि किसी चीज को चेक करना, एक होता है किसी चीज को टेस्ट करना। मैं यहाँ दो वर्ड को इसलिए हाईलाइट करना चाहता हूँ क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि जब टेस्टर्स होते हैं ना, एक टीम में मान लो कि आपके 3 से 4 डेवलपर हैं, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है और सिंगल टेस्टर ही है। तो आपका मैनेजर ज्यादातर आपको यही बोलता है ये हो गया आप इसको चेक कर लो। उनके लिए सिर्फ वो एक वर्ड है चेक कर लो, बट वो हमारे लिए चेकिंग एक अलग ही गेम है। तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि टेस्टिंग वर्सेस चेकिंग, क्या ये आप इस पे अपना व्यू का ऐड कर सकते हो ताकि एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हट जाए कि क्योंकि सारा खेल शब्दों का ही है टेस्टिंग में, किस तरीके से आप यूज करते हो। तो इसके ऊपर आपका क्या व्यू है? आई थिंक अगेन पहले के मैनेजर्स और अभी के मैनेजर्स में काफी डिफरेंस है। अभी के मैनेजर्स काफी हद तक मेरे हिसाब से समझते हैं कि टेस्टिंग मतलब एज एन एक्टिविटी क्या चीज है। हम्म। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट के ठीक है 2+2 4 आ गया मतलब सब सही है। मैं 2 - 2 करके देखूंगा, मैं 2 × 2 करके देखूंगा, क्योंकि 2+2 और 2 × 2 दोनों ही 4 होते हैं। हम्म। ठीक एग्जैक्टली। है, अब अगर डेवलपर ने अंदर कोड में मल्टीप्लाई प्लस की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया है, तो यूजर तो बाहर 2 और 2 डालेगा और उसको आंसर 4 मिल जाएगा और वो कह देगा दिस इज परफेक्ट। हम्म। लेकिन अगर वो 3 और 2 डालेगा तो वो 5 एक्सपेक्ट कर रहा है, जबकि एक्चुअल में आंसर 6 आ जाएगा और हम्म। गलती यहाँ मिलेगी। तो मैनेजर समझते हैं, बट स्टिल आई थिंक, और वो जब ये कहते हैं टेस्टर को कि भाई इसको चेक कर लो, हम्म। तो दे नो के इसमें क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी। मतलब टेस्टर खाली 2 स्टेप्स करके ये नहीं कह देगा कि हाँ दिस इज वर्किंग फाइन। बट अगर अपन स्टिल वर्ड्स के बीच में डिफरेंस लेना चाहें तो चेक करना होता है, इट्स मोर लाइक अ सैनिटी टेस्टिंग, हैप्पी हम्म। फ्लो, कि भाई बेसिक चीज चल रही है या नहीं चल रही है। ओके। जिस चीज के लिए कोडिंग की गई है, जो कस्टमर की बेसिक रिक्वायरमेंट है, दैट इज वर्किंग और नॉट। ओके। ठीक है, तो आप कहोगे हाँ भाई मेन चीज चल रही है, विच मीन्स चलो एक काम हो गया, डेवलपर कोई दूसरा काम अब देख सकता है, अगले टिकट पे मूव हो सकता है। हम्म। लेकिन टेस्टिंग यहाँ स्टॉप नहीं होगी। चेकिंग तो स्टॉप हो गई, टेस्टिंग स्टॉप नहीं होगी। ओके। टेस्टिंग के केस में क्या होगा, टेस्टर हम सबको मालूम है, तो टेस्टर मल्टीपल डेटा ट्राई करेगा, हम्म। इम्पैक्ट एरियाज देखेगा कि ये कोड चेंज है वो कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट आया है, वो ओके। पॉजिटिव सिनेरियोज नेगेटिव सिनेरियोज वो सब कुछ चलाएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो वो इसको कोड में कन्वर्ट करके ऑटोमेशन उसके अंदर भी ऐड कर देगा। ओके। है ना, ये सारी चीजें फिर टेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट हो जाती है। ओके। तो चेकिंग और टेस्टिंग, आई थिंक चेकिंग इज जस्ट अबाउट देखना कि जो बनाया है वो जिस चीज के लिए बनाया है वो हो रहा है या नहीं। ओके। है ना, नेक्स्ट। टेस्टिंग एक डिटेल्ड एक्टिविटी है। इसी में एक क्या होता है कि जब हम टेस्टिंग की बात करते हैं तो टेस्टर को हमेशा इसी तरीके से देखा जाता है। आज भी कहीं ऑर्गेनाइजेशन में अप्रोच का फर्क होता है बेसिकली। मैं अप्रोच का फर्क यहाँ पे इसलिए कहूंगा, फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल केस है। एक होता है जब एक बैटर जो होता है बैटिंग करता है, खेलना पसंद करता है फ्रंट फुट पे, दूसरा खेलना पसंद करता है बैक फुट पे। बैक फुट से ही पंच अच्छा मार रहा है और फ्रंट फुट से स्ट्रेट ड्राइव भी अच्छा खेल रहा है। अब यहीं से एक टेस्टर का मैं जानना चाहता हूँ, एक टेस्टर की अप्रोच क्लाइंट साइड पर जब वो डायरेक्ट डील करता है तभी सुधर सकती है कि वो बैकफुट पे रहने पे जब क्लाइंट को पता ही नहीं है कि इसका टेस्टर कौन है? अगेन देखो, यहाँ पर पर्सपेक्टिव्स हैं, इसका एक स्ट्रेट आंसर नहीं हो सकता। अगर हम प्रोसेस से बात करें, पहले वाटरफॉल मॉडल हमारा SDLC होता था, यस। जिसके अंदर टेस्टर पिक्चर में जब आता था जब पूरा कोड बन चुका होता था। हम्म।
वो एनालिसिस हो गया, डिजाइन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गई, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, कोडिंग के बाद जाके टेस्टर आता टेस्टिंग। था। फिर उसके बाद मैनेजर्स ने खुद ने ये बात समझी कि जितना लेट हम टेस्टिंग इंट्रोड्यूस करेंगे उतना कॉस्टली होगा उस चीज को फिक्स करना, एग्जैक्टली। क्योंकि आपको वापस से एनालिसिस पे जाना पड़ेगा, फिर से नई डिजाइन बनेगी, नई कोडिंग होगी, ये होगा। तो हम्म। हमने डेवलपर और कोडर्स को साथ लाना चालू किया। वहां भी हमने ये रियलाइज किया कि कई बार डिजाइन के अंदर ही प्रॉब्लम हो जाती है, जो आर्किटेक्ट जो काम कर रहा है वहीं पे दिक्कत आती है। अब अगर वो दिक्कत पकड़ी नहीं गई तो वहां से जो पूरा कोड बनेगा वो सारा ही गलत बनेगा। यस। कोड अपने आप में सही है लेकिन कोड एक गलत डिजाइन पे बन रहा है। हम्म। तो ये वही हो गया कि आपने पूरा मकान बना दिया लेकिन आपको नींव जो जितनी गहरी बनानी थी आपने उतनी बनाई नहीं। 6 इंच की नींव आपने बनाई 6 फुट की जगह गलती से, और उसके ऊपर 3 मंजिल का मकान खड़ा कर दिया। मकान तो बहुत बढ़िया बना है बट हमें पता है क्या रिस्क है। और जिस दिन ये क्रैश हुआ वो पूरा स्क्रैच से ही नया बनेगा। ट्रू। तो हमने टेस्टर्स को और पुल कर लिया कि भाई आप डिजाइन फेज से ही इन्वॉल्व हो जाओ। हम्म। अब लोगों ने कहा कि डिजाइन तो ठीक है लेकिन अगर रिक्वायरमेंट्स ही गलत गैदर हुई है तो फिर तो आर्किटेक्ट ही गलत होगा। आर्किटेक्ट गलत होगा तो भाई साहब डेवलपमेंट गलत होगा, डेवलपमेंट गलत होगा तो टेस्टर कैसे सही करेगा। तो ओके। टेस्टर को तो आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस के टाइम में ही साथ में बिठाओ। ओके। और यहाँ से एक चेंज और आया कि जो टेस्टर्स थे, पुराने टेस्टर्स थे, उनका रोल चेंज हुआ बीए के अंदर। और आज हम्म। भी यही होता है कि जो टेस्टर है वो एक बेस्ट बीए बन सकता है, डेवलपर कभी बीए नहीं बन सकता। ट्रू। ठीक है। तो अब अगर आप देखें जो शिफ्ट लेफ्ट, जो दुनिया भर में इस नाम का हल्ला है हम्म। ना, हमें सब कुछ शिफ्ट लेफ्ट करना है, शिफ्ट लेफ्ट करना है। शिफ्ट लेफ्ट का मतलब क्या है? एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग। हम कह रहे हैं टेस्टिंग को लेफ्ट में मूव करो, डेवलपमेंट और पीछे ले जाओ, आर्किटेक्ट और लेफ्ट में ले जाओ, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। यानी हम्म। टेस्टिंग को बिल्कुल डे वन से इन्वॉल्व करो आप। करेक्ट। विच मीन्स कस्टमर के आगे, क्लाइंट के आगे टेस्टर डे वन से है। टेस्टर ही वो पर्सन है विद अ टीम ऑफ पीपल, ऑफ कोर्स, जहाँ बीए भी होंगे, जो भी होंगे, जो ओके। क्वेश्चंस पूछेंगे रिक्वायरमेंट में। हम्म। मैं हमेशा ये मानता हूँ एक प्रोडक्ट की जितनी डीप नॉलेज एंड टू एंड टेस्टर को है वो डेवलपर को नहीं हो सकती। 100% करेक्ट है। इनमें कभी भी कोई नया पर्सन ऐड होता है तो उसको जो केटी दी जानी चाहिए वो टेस्टर्स की तरफ से दी जानी चाहिए हम्म। प्रोडक्ट की। और जो डेमो दिया जाता है कस्टमर्स को एंड टू एंड हर रिलीज के बाद, वो भी टेस्टर का ही रोल होना चाहिए, ट्रू। क्योंकि डेवलपर का फोकस खुद के काम पे है बट टेस्टर पीछे खड़ा होकर एंड से लेकर एंड तक चीजें देख रहा है। हम्म। तो आज डेमो जब दे रहा है तो मुझे खाली ये नहीं देना है कि ये देखो हमने 2 और 2 डाला आंसर 4 आ गया। आप ये देखिए अगर हम ये डेटा डालेंगे तो ये हो जाएगा, अगर हम ब्लैंक करेंगे तो ये आएगा, अगर हम नेगेटिव डालेंगे तो ये होगा। ये सारी ओके। चीजें सिर्फ टेस्टर ही सोच सकता है। एग्जैक्टली। राइट। तो इसलिए टेस्टर्स बिजनेस के आगे जितना अर्ली फेज में आ जाते हैं एक एसडीएलसी में उतना बेटर है। ओके। और टेस्टर को वहां ये भी पता लग जाता है कि बिजनेस का एक्सपेक्टेशन क्या है इस प्रोडक्ट से। क्योंकि हम्म। प्रोडक्ट दो चीजों से मिलकर बनता है, एक मैं क्या बनाना चाहता हूं और मैं क्यों बनाना चाहता हूं। यस। क्या बनाना चाहता हूं टेक्निकल एस्पेक्ट है, हम्म। क्यों बनाना चाहता हूं इसमें मार्केटिंग इन्वॉल्व है, इसमें सेल्स इन्वॉल्व है, इसमें बिजनेस के रूल्स इन्वॉल्व है। मैं ये इसलिए बनाना चाहता हूं क्योंकि मार्केट में ये प्रोडक्ट पहले से नहीं है और मेरे हम्म। को ये दिख रहा है कि करीबन 5,000 लोगों को इस प्रोडक्ट की जरूरत है। ये सेल्स और मार्केटिंग से निकल के आता है। यस। तो अगर टेस्टर उसी समय इन्वॉल्व हो गया तो हम्म। वो ये तक बता सकता है कि हम ये बनाना जो चाह रहे हैं ये हमारे पूरे स्वीट ऑफ प्रोडक्ट्स में कहाँ फिट बैठेगा। एग्जैक्टली। और अगर टेस्टर प्रोडक्ट को एक प्रोडक्ट की तरह देखेगा कि ठीक है मेरे क्या फर्क पड़ता है, आपका डिसीजन है, आप बनाओ, आप जानो क्या करना है, हम्म। मेरे को तो रिक्वायरमेंट दे देना, मैं एंड टू एंड टेस्ट करके दे दूंगा। ओके। तो ये वो टेस्टर्स हैं जो शुरू में तो जोश से के साथ काम करेंगे बट धीरे धीरे वो अपनी टीम के पीछे रह जाता है। तो यस। बिजनेस को फिर आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपको फिर सिर्फ एक मशीन की तरह देखा जाएगा कि आपको बस ये काम दे दो, 4 टिकट्स दे दो, आप उन 4 टिकट्स को बहुत बढ़िया टेस्ट करके दे दोगे, बहुत बढ़िया टेस्ट केसेस बना के दे दोगे। यस। बट फिर एक मशीन है, रोज सुबह आओगे, लैपटॉप का फ्लैप खोलोगे, 4 टेस्ट केसेस देखोगे, 4 बग्स लॉक करोगे, फ्लैप हम्म। डाउन। तो ये तो दुकान हो गई, शटर अप शटर डाउन। यस। इसी में से एक चीज आपने टिकट को लेकर बोला तो एक ना बहुत क्यूरियस क्वेश्चन मेरे मन में आया, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग फेस भी किया और उसको ओवरकम भी किया। टिकट की बात तब होती है जब आपका जीरा पिक्चर में आ जाता है या कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल आ जाता है। और जब करेक्ट। जीरा आ गया तो अजाइल ऑटोमेटिकली आ गया, अजाइल आ गया तो आपकी स्प्रिंट भी आ गई।
अब क्या होता है कि मेरे पास 5 लोगों की टीम है, 1 प्रोजेक्ट मैनेजर, 3 डेवलपर्स एंड 1 टेस्टर। एक ही। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपकी कुछ भी टीम हो, अगर आपकी टीम में टेस्टर है तो वो शूज को वेयर करेगा, बाकी सब हैट वेयर करेंगे। ये एक फैक्ट है। ओके। ओके। अब प्रॉब्लम ये होती है कि 1 स्प्रिंट मेरी 2 वीक्स की है, मैं मान के चल रहा हूँ, जिसमें मेरे को हाँ 15 to 20 टिकट्स को टेस्ट करना है। मेरे पास 3 डेवलपर है, 5 5 की 3 टिकटें तो वो बना लेंगे। लेकिन हाँ एट द एंड 15 टिकट के टेस्ट करने की जिम्मेदारी 2 हफ्ते के अंदर, यानी कि अगर मैं नॉर्मल कल्चर की बात करूँ तो मेरे पास तो 10 ही दिन है, मैं वीकेंड ऑफ पे हूँ, मैं वीकेंड पे काम ही नहीं हाँ। करता, बस दस करेक्ट दिन करेक्ट। बचे 10 दिन बचे, 15 टिकट्स हैं। लेकिन कुछ ऐसी टिकट्स हैं जिन पे रिग्रेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो पहले से जो फेज में जा चुका है उसी की इनहेंसमेंट है एक तरीके से। तो हम्म। उसमें रिग्रेशन भी आ गया। कुछ ऐसे टिकट्स हैं जो बिल्कुल न्यूली डेवलप्ड है, तो इसमें 2 कैटेगरी मेरे पास ऑटोमेटिकली आ गई। फिर बाद में क्या होता है कि जब मेरे को डेमो देना है, तो डेमो देने से पहले 1 दिन पहले मेरे से क्लाइंट ने पूछ लिया कि एवरीथिंग इज टेस्टेड एट योर एंड और नॉट। तो टेस्टर का रिप्लाई आता है कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं 15 टिकट को कर सकूं, तो आई नीड मोर बैंडविड्थ। सो ये एक जो मैं कह सकता हूँ ये कॉमन क्वेश्चन है आज के टाइम पे। तो मैं एज एज पर योर एक्सपीरियंस इसका एक आउटपुट जानना चाहता हूँ कि आप इस तरीको किस तरीके से मैनेज करवा सकते हैं, या एक अपना परसेप्शन रख सकते हैं। ये एक बहुत बहुत ऑन इजी। प्रैक्टिकल सिनेरियो। ये एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है और ये बहुत ही मिस हैंडल होता है। ठीक है। यस। ये ऐसी कोई लाइन होनी नहीं चाहिए कि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर डेवलपर्स 15 स्टोरीज करके दे पा रहे हैं तो टेस्टर्स शुड बी एबल टू टेस्ट ऑल द 15 स्टोरीज। हम्म। ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब आप बोलते नहीं हो। आपने बात की कि जब जीरा और आता है और वहां से अजाइल आ जाता है। हम्म। जब अजाइल आ गया तो अजाइल की सेरेमनीज को भी कीजिए। जब आपका स्टोरी ग्रूमिंग होता है, जहाँ पे स्टोरी की एस्टिमेशन की जाती है कि ये स्टोरी जो है वो 3 स्टोरी पॉइंट्स लगेंगे, और मान लीजिए एक स्टोरी पॉइंट सपोज एक दिन का है, तो हम्म। एक डेवलपर बोला मैं इस स्टोरी को 3 दिन में करूंगा, यानी 10 दिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली वो 3 स्टोरीज कर देगा। हाँ जी, हो जाएगा। और अगर आपके पास 3 डेवलपर्स हैं तो और सबके सेम स्टोरी पॉइंटिंग है, तो अपन कहते हैं अप्रोक्सीमेटली 9 स्टोरीज जो है वो हो सकती है। हाँ जी। अब ये तो कोडिंग एफर्ट्स थे। टेस्टिंग एफर्ट्स का स्टोरी पॉइंटिंग कहाँ गई? पहली एग्जैक्टली। चीज, इसको कोई कवर करता ही नहीं है। हम्म। हम लोगों ने क्या चालू किया करना, हमने कहा कि डेवलपर और टेस्टर की मिलकर हम स्टोरी पॉइंटिंग करेंगे कंबाइंड। हम्म। सो वी से कि अगर, और 3:1 लेके चलता हूं मैं, यानी 3 घंटे जो एक डेवलपर को लगते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 घंटा टेस्टर को लगना चाहिए। ओके। ठीक है। इसीलिए ये रेशियो है इंडस्ट्री में, 3 डेवलपर पे 1 क्यू है। यस। जनरली ये मतलब लिखा हुआ नहीं है, बट दिस इज अ इंडस्ट्री एक्सेप्टेड है ना। इसका मतलब 3 डेवलपर जितना कर पाएंगे 1 घंटे में, ठीक है, एक टेस्टर को बेसिकली उसका 1/3 टाइम लगता है। हम्म। ये एक फैक्ट है। ओके। अब आप अगर 3 स्टोरी पॉइंटिंग कर रहे हैं तो आप आइडियली उसको 3 नहीं करके 3.5 या 4 पे ले जाइए। ओके। उसमें एक स्टोरी पॉइंट आप डेवलप क्यूए का भी डालिए, पहली बात। ओके। तो उससे क्या होगा कि अगर आप एक डेवलपर से लेट से 10 दिन में 10 स्टोरी पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, हम्म। ठीक है, तो उस 10 पॉइंट के साथ 3 पॉइंट क्यूए के भी आने चाहिए ओके। उसको टेस्ट करने के। हम्म। तो आपका जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो 10 नहीं होके 13 स्टोरी पॉइंट्स होती है। ओके। पहली चीज तो ये। हम्म। अब क्यूए जब अपना एस्टिमेट देगा तो क्यूए को वहां पे शुरू में ही, स्टोरी के बिगिनिंग में, ध्यान रखिए ये जो चीज हो रही है ये स्टोरी ग्रूमिंग के अंदर डिस्कशन है, यानी अभी डेवलपमेंट तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। उससे पहले का चीज हो। वहां पे क्यूए को अपनी एक्सपर्टीज से ये बताना पड़ेगा, जैसा आपने सवाल किया कि यहाँ तो रिग्रेशन चाहिए होगा, ये हम्म। नया फीचर है, ये वो फीचर है जिसके साथ मुझे 4 और चीजें भी चेक करनी है, तो वो अपनी स्टोरी पॉइंटिंग उसी हिसाब से ऐड करे। हम्म। तो जब वो ये बोले कि भाई ये केस तो बहुत इजी है पर इस केस के साथ 20 केस और सॉल्व चेक होंगे, और ओके। चूंकि वो पास में उन 20 को मल्टीपल टाइम्स कर चुका है, तो उसको आइडिया है कि अप्रोक्सीमेट मुझे 4 घंटे लगेंगे या 6 घंटे लगेंगे या 10 घंटे लगेंगे। तो यस। बिगनिंग के अंदर ही वो ये डाले कि भाई 2 घंटे इस स्टोरी को टेस्ट करने के और 10 घंटे इस स्टोरी से जुड़ी हुई बाकी स्टोरीज को टेस्ट करने के। तो हम्म। मेरा टोटल टाइम 12 आवर्स है। तो 12 आवर्स का मतलब अगर 8 घंटे का मेरा एक दिन है तो दैट मीन्स 1.5 days जस्ट टू टेस्ट दिस स्टोरी। यस। अब डेवलपर ये बोले कि मेरे को तो ये स्टोरी बनाने में एक ही दिन लगा, हम्म। तो हम बोलेंगे भाई आपको एक दिन लगा क्योंकि आप सिर्फ एक फीचर डेवलप कर रहे हो, हम्म। लेकिन मेरे को टेस्ट के समय इसके साथ इसके रिग्रेशन भी करना है, एग्जैक्टली। दैट विल टेक टाइम।
यस। तो अब ये देखा जाएगा कि क्यूए के जो 10 दिन है वो कैसे हो रहे हैं। 1.5 दिन तो एक ही स्टोरी में गया, हम्म। यानी अभी 8 स्टोरीज और बाकी है, यस। राइट। ऐसे मान लीजिए 2 स्टोरीज ऐसी हैं सपोज, यानी 3 दिन, 10 में से 3 दिन तो आपने 2 स्टोरीज में ही खर्च कर दिए। हम्म। अब आपके पास बचे 7 दिन और स्टोरीज भी बची 7। 9 स्टोरीज थी, दो हो गई 9 में से सारी दो पूरी। स्टोरीज निकल गई और मेरे हम्म। पास 3 दिन भी निकल गए। अब 7 दिन में 7 स्टोरीज करनी है। हम्म। इनमें कुछ ऐसी स्टोरीज होगी जो शायद पूरा दिन लेगी नहीं, क्योंकि वो तो फीचर ही पहली बार आया है। माइनर फंक्शनलिटीज हो गई, कुछ भी हो गया। कोई कोई चीज छोटी भी हो सकती है, राइट। तो कहीं का टाइम आपको किसी और में एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर नई चीज है तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, और हमेशा हमको एक थोड़ा सा बफर भी रखना पड़ता है। तो हम्म। आप वन स्टोरी पॉइंट जब बोलते हो, उसका ये मतलब नहीं है कि मैं एग्जैक्ट 8 घंटे लगते हैं। वन स्टोरी पॉइंट का मतलब है कभी 9 घंटे भी लग जाएंगे, तो कभी 7.5 6.5 घंटे में भी काम हो जाएगा, यस। राइट। तो वो जो 2-2.5 घंटे का बफर है वो इधर से उठाया इधर यूज कर लिया। तो हमेशा ये नहीं हो सकता कि हम एस्टिमेटेड टाइम के आगे ही निकल रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है, दैट मीन्स क्यूए को ये क्लैरिटी नहीं है कि उसको कितना डीप में टेस्ट करना है, यानी अभी उसकी नॉलेज में कमी है, हम्म। या वो नया क्यूए हो सकता है। तो उस केस के अंदर अगर एक स्प्रिंट में ऐसा हुआ, अगर सेकंड स्प्रिंट में भी ऐसा हुआ, तो थर्ड स्प्रिंट में जो भी मैनेजर है प्रोडक्ट का या जो है, वो क्यूए के साथ बैठे, क्यूए को एस्टिमेट करने में हेल्प करे। ओके। लेकिन ये 10 स्प्रिंट्स तक नहीं चल सकता। अगर 10 स्प्रिंट तक चल रहा है तो हो क्या रहा है, इसका मतलब मैनेजर को मतलब ही नहीं है। वो कह रहा है तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ठीक है। डेवलपर अपने हिसाब से चल रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट वैसे भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। एग्जैक्टली सर। हर आदमी को हर स्प्रिंट के साथ ग्रो करना जरूरी है। तो इस स्प्रिंट मैंने कोई गलती की, अरे यार यहाँ तो 4 घंटे लग गए, मैंने तो 1 घंटा ही सोचा था। हम्म। लेकिन इस बात को यहीं पे स्टॉप ना कर दें। प्रोडक्ट खत्म होने के, सॉरी, स्प्रिंट खत्म होने के बाद टीम एक रेट्रोस्पेक्टिव करे, जो भी अजाइल की सेरेमनी होती है लास्ट डे। जी। और उस रेट्रोस्पेक्टिव में ये हो कि क्यूए को ऐसा क्यों प्रॉब्लम आई कि 1 घंटे का काम उसको 4 घंटे लगे। एग्जैक्टली अब सर। क्यूए दो आंसर दे सकता है। एक, मेरे दिमाग में तो 1 घंटा ही था, ये 4 घंटे इसलिए लगे क्योंकि एनवायरमेंट में ये प्रॉब्लम आ गई थी, ऐसा कुछ हो। तो हमको पता, अच्छा एनवायरमेंट इशू था, हम नेक्स्ट टाइम इसको रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है। और दूसरा ये कि क्यूए बोले यार मैंने तो 1 घंटा सिर्फ क्रोम का सोच के किया था, ये तो किसी ने बताया ही नहीं कि आई5 पे भी करना था, या मुझे इसको मोबाइल के ऊपर भी टेस्ट करना था। विच मीन्स स्टोरी के अंदर या डिस्कशंस में या क्यूए की नॉलेज में ये चीज की क्लैरिटी नहीं थी कि क्यूए को कितनी जगहों पे जाके टेस्ट करना है, यहाँ या से एक्सपेक्टेशन। यहाँ से आपकी अप्रोच पता चल जाती है कि वाई इम्पोर्टेंस क्या है टेस्टिंग अप्रोच की। यहाँ से आपको सारी चीजें एग्जैक्टली पता चल तो जाती है। इस बार मिस्टेक हो गई, फाइन। हम्म। अगली बार जब वापस आप स्टोरी ग्रूमिंग करें, तो क्यूए की तरफ से ये सवाल आना चाहिए कि ये स्टोरी लास्ट टाइम मेरे को 4 ब्राउजर पे करने को कहा गया था, लेकिन हम्म। लास्ट में, जिसके कारण हमारा टाइम बिगड़ा। बिल्कुल। आप मुझे अभी से क्लियर करो, टिकट के ऊपर जाके लिखो कि ये मुझे किस किस ब्राउजर पे कौन से वर्जन पे टेस्ट करना है। हम्म। अब अगर 2 ब्राउजर लिखे जाते हैं तो क्यूए को एक्सपीरियंस से ये मालूम है, एक ब्राउजर 1 घंटा, 2 ब्राउजर लिख दिए मतलब 2 घंटा। यस। यानी पिछली बार वाली मिस्टेक जो थी कि 1 घंटे की जगह 4 घंटे लग गए, वो इस बार नहीं होगा कि 1 घंटे की जगह 2 घंटे लग गए। ट्रू। क्योंकि पहले से पता है 2 घंटे लगने हैं या 1 घंटा लगना है। हम्म। तो हमने पिछली बार की लर्निंग को इस बार के स्क्रम में, स्प्रिंट में, उस लर्निंग के बेस पे बेटर प्लानिंग की। ओके। थर्ड स्प्रिंट और बेटर प्लान होना चाहिए। और चौथे पांचवें स्प्रिंट तक आते आते तो मशीन हो जाती है। स्टोरी का नाम, अच्छा अच्छा वहां जाके ये चेंज करना है 4 घंटे, वहां जाके ये करना है 3 घंटे, ऐसे। इसमें अपने टेस्ट केस लिखने का भी टाइम डालिए, टेस्ट केस के एग्जीक्यूशन का भी टाइम डालिए। एग्जैक्टली। ये सब डलने के बाद एक क्यूए का स्टोरी पॉइंटिंग आता है। और बहुत सारे लोग एक गलती और करते हैं यहाँ पे, जो डिस्कशन है एवरीडे का, जो आधा घंटा हम डेव क्यूए डिस्कस करते हैं, जो आप डीएसएम। ईमेल्स लिखते हैं, जो आप स्टेटस रिपोर्ट्स भेजते हैं, इनके टाइम कहाँ जाएंगे। हम्म। आप एक टिकट के ऊपर स्क्रम में बोलते हैं 10 मिनट तक, आप उस टिकट के ऊपर डेमो देते हैं 5 मिनट, आप उस टिकट पे हो सकता है 4 ईमेल्स भेजेंगे कस्टमर को डिटेल्स के लिए, आप जी। उस टिकट की रिपोर्टिंग करेंगे। ये सब मिलकर आपका पूरे स्प्रिंट में एक हाफ डे का काम तो हो ही जाता है, 4 घंटे का। हम्म। तो आप अगर 10 घंटे की प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, 10 दिन, सॉरी 10 दिन की प्रोडक्टिविटी, तो आपको ये 4.5 घंटे या 5 घंटे का एक बफर टाइम भी रखना पड़ेगा कॉल्स के लिए। ओके। तो कई बार क्या हो जाता है कि हम सिर्फ टेस्टिंग और कोडिंग को ही प्रोडक्टिव टाइम मानते हैं, इन सबको नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन ये सब डेली का आपका 1 से 1.5 घंटा लेता है। हम्म। तो आप जब मंथ एंड में या वीक एंड में अपनी प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं, तो कस्टमर क्या बोलता है,
तुमने तो मेरे से 10 स्टोरी पॉइंट प्रॉमिस किए थे, तुमने तो 8 ही दिए। भैया 2 स्टोरी पॉइंट हमारे डिस्कशंस में गए, रिलीज करने में गए, डेवऑप्स की एक्सरसाइजेस करने में गए, डेवलपर को गिट के ऊपर डेटा अपलोड डाउनलोड भी करना पड़ेगा, ओके क्यूए को टेस्ट केसेस भी लिखना है, ये सारा टाइम कहाँ है? ये भी डालिए। ओके 8 घंटे का जेन्युइन प्रोडक्टिविटी और 2 घंटे का ये टेस्टिंग और डिस्कशंस और प्लानिंग और ये सब चीजें, ये मिलके मेरा एक दिन बनना चाहिए। ओके वरना फिर ये काम फिनिश करने के लिए आपको वीकेंड पे जाना पड़ता है। यस, मैंने तभी वो इस चीज को हाईलाइट आपको किया कि मैं वीकेंड को एक्सक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि यही प्रॉब्लम आती है कि हम क्या करते हैं कि जो डीएसएम में हुआ उसका कोई एमओएम्स भी नहीं होता हमारे पास। हम सिर्फ क्या कर प्लानिंग, सिर्फ प्लानिंग का यहाँ पे प्रॉब्लम है, और यहाँ पे मैनेजर का बहुत बड़ा रोल है। मैनेजर हैज टू बी वेरी एक्सपीरियंस्ड इन चीजों के अंदर, कि वो अपने डेव क्यूए की प्रोडक्टिविटी को विद ऑल दीज एक्टिविटीज कैसे प्रॉपर स्टोरी पॉइंटिंग में कन्वर्ट करवाए। और ट्रू। बिजनेस को ये क्लैरिटी जानी चाहिए कि भाई 8, जैसे मेरे प्रोजेक्ट में 8 घंटे का अगर डे है, तो हम 6 आवर्स जेन्युइन प्रोडक्टिविटी मानते हैं, लैपटॉप के आगे मशीन के ऊपर बैठ के कोडिंग जॉब कर रहे हो। ओके पर बचे हुए 2 घंटे क्या है? बचे हुए 2 घंटे का मतलब लंच या टी नहीं है, वो आपके एक्स्ट्रा ब्रेक्स है। बचे हुए 2 घंटे में डिस्कशन है, प्लानिंग है, कोई फ्रेंड अटक गया, उसको कोई प्रॉब्लम आ गई है ना, चेक इन नहीं हो पा रहा, तो आप जा रहे हो अपने जूनियर की हेल्प कर रहे हो। ये सब टाइम कहाँ जाएगा? ये प्रोडक्ट के लिए ही तो जा रहा है। मैं एग्जैक्टली। शौकिया थोड़ी काम कर रहा हूँ। हम्म दैट्स ये जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का। मतलब मैं हमेशा अपने गेस्ट से यही पूछता हूँ कि आपकी क्या बेस्ट टिप्स रहेंगी बिगनर्स को या एक्सपीरियंस को कि टेस्टिंग में सर्वाइवल किस तरीके से मोर प्रोडक्टिव किया जा सकता है। बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है यहाँ पर। आप क्या चेकलिस्ट को फॉलो करते हैं, और आज के टाइम पे टेस्टर्स कहाँ लैग कर रहे हैं? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। पहले मैं सेकंड पार्ट लेता हूँ, टेस्टर्स कहाँ पे लैग कर रहे हैं। टेस्टर्स एक ऐसे मोड़ पे हैं, है ना, जहाँ पे उनको 2 रास्ते दिखते हैं। एक रास्ता दिखता है जिसपे वो ऑलरेडी करते आ रहे हैं, यस। ठीक है। और मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वाले टेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 9 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर वाले टेस्टर्स की बात कर रहा हूँ। ओके। आप कोई काम 12 साल से करते आ रहे हो, मैनुअल टेस्टिंग आराम से हम कर रहे हैं, जॉब चल रही है, अप्रेजल हो जाता है, सब कुछ हो रहा है, एंड सडनली हमारे मन में ये थॉट्स आने लग जाते हैं कि कहीं हम बाहर तो नहीं हो जाएंगे। हम्म लेकिन हम ये थॉट्स तो खूब ला रहे हैं, लिंक्डइन के ऊपर हम खूब गॉसिप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन हो रहा है, पॉडकास्ट आप लोग खूब सारी सुन रहे हो, सब कुछ हो रहा है। वेयर आर द एक्शंस दैट यू आर टेकिंग? ट्रू। एक्शंस कहाँ है? डिस्कशन बहुत है, वेयर इज द एक्शन? एग्जैक्टली। लर्न करना है, ग्रो करना है, ये करना है, वो करना है, अरे परफेक्टली फाइन है भाई, वेयर इज द एक्शन? हम्म और बाकी हर चीज के अंदर हम एक्शन कर रहे हैं एक्सेप्ट लर्निंग एस्पेक्ट। जॉब चालू करने के साथ साथ ही आप सब सेविंग्स चालू कर देते हो, इंश्योरेंस करवा लेते हो अपनी, मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए। अरे भाई तुम्हें 23 साल की उम्र में कौन सी मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए? आप अच्छे खासे फिट आदमी हो, अभी भी क्रिकेट खेलते हो, बढ़िया खा रहे हो, बोन्स मजबूत हैं, सब कुछ है। नहीं नहीं, हमें तो 40 ईयर के बाद अगर हम बीमार पड़ गए, है ना, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दुनिया भर की चीजें हैं, कैंसर हो जाते हैं बहुत सारे, हमें तब की तैयारी करनी है। तो पैसा तब के लिए चाहिए, मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, मुझे पैसा, तुम्हारी तो अभी तो शादी भी नहीं हुई, कौन से बच्चे? हम्म लेकिन 40 साल के बाद जब मेरे बच्चों की पढ़ाई है वो बहुत महंगी होगी, आज 50,000 की फीस है, उस समय 1.5 लाख की फीस होगी, हम कैसे करेंगे? मुझे 40 साल के बाद की तैयारी चाहिए 22 साल की उम्र में, ओके। मुझे 40 साल के बाद फिटनेस चाहिए 22 साल की उम्र में। जब जॉब नहीं होगी तुम्हारे हाथ में, तब 40 साल की उम्र में पैसा और फिटनेस का क्या करोगे? हम्म इतना पैसा कमा लोगे अभी के, जब इतना पैसा तुम्हारे पास होगा? ओके। क्योंकि ये लर्निंग तो हम कर ही नहीं रहे। हम्म हम सब ये बैठे वेट कर रहे हैं कि मेरे प्रोजेक्ट में एक दिन एआई आ जाएगा, और मेरी ओके। कंपनी कहेगी कि भाई विपिन आज से आपको एआई की तैयारी करनी है, तो मैं गूगल पे जाके या चैट जीपीटी को यूज करके कहूंगा कि भाई एआई में टेस्टिंग कैसे होती है मुझे सिखाया जाए। हम्म और फिर हम सीखेंगे, जैसे हमने एपीआई टेस्टिंग सीखी थी, ठीक है। जैसे हमने ऑटोमेशन सीखा था, है ना, हमने हम्म कभी एडवांस में तैयारी तो की नहीं। बिल्कुल। आज मेरे को कोडिंग नहीं आती, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ मेरे प्रोजेक्ट में जिस दिन ऑटोमेशन आएगा, मैं कोडिंग उस दिन सीखूंगा। ओके। क्या आप उस दिन एक दिन में कोडिंग कर लेंगे? नहीं। कितना कोड कर लोगे? 2 प्रोग्राम लिख लोगे, हेलो वर्ल्ड लिख लोगे, उससे आप ऑटोमेशन कर पाओगे? नहीं। ऑटोमेशन एक माइंडसेट है, हम्म कोडिंग एक माइंडसेट होती है, आपको अपने माइंड को कंस्ट्रक्टिव बनाना पड़ेगा। तो व्हाई यू आर वेटिंग? जब सारी दुनिया बात कर रही है एआई एआई एआई, मशीन लर्निंग, आईओटी, रोबोटिक्स, इन सब की बातें हो रही है, हमको घरों में दिखने लग गया है, चैट जीपीटी ऐसी चीज है जो हमारे घर में घुस गई।
मेरी जॉब के टाइम पे, मेरी जॉब के 10 साल बाद भी मैंने आज तक किसी से एपीआई के हमने क्वेश्चन ही नहीं पूछते थे हम। और आज की तारीख में मेरे हिसाब से एपीआई तो मस्ट है। पोस्टमैन के बारे में हर कोई बात करता है, हर कोई कहता है अच्छा कोड्स बताइए, वेब सर्विस क्या क्या कोड्स रिटर्न करती है, 200 क्या होता है, 500 क्या होता है, 400 क्या होता है, 404 क्या है। पहले क्या होता था, स्क्रीन पे आ जाता पेज नॉट फाउंड और हम बैठ जाते थे, अरे यार पेज नहीं आ रहा, क्या करें। एग्जैक्टली। ये होता है कि दिस इज 404, लॉग में जाकर देखो क्या हो रहा है, व्हाई दिस यूआरएल इज नॉट वर्किंग, ओके। गेट, ये जो अपना पोस्ट, ये सारे मेथड्स अब हमको समझ में आने लग गए। क्यों आने लग गए? हमने पहले से तैयारी की थी? नहीं। नहीं। मेरे प्रोजेक्ट में एपीआई आ गया। अब दुनिया भर के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बिना एपीआई के बनते ही नहीं है, क्योंकि अब एक सिंगल प्रोडक्ट एक सर्वर पे नहीं होता। प्रोडक्ट अब एक स्वीट ऑफ प्रोडक्ट्स है। ई कॉमर्स प्रोडक्ट एक सर्वर पे है, क्रेडिट कार्ड मैकेनिज्म कहीं और से आ रहा है, फोन पे किसी तीसरी जगह से आ रहा है, जो शॉपिंग कार्ड है वो कहीं और से आ रही है। ये सब आपस में एपीआई के थ्रू हैंडशेक करते हैं, डेटा एक्सचेंज करते हैं, इसलिए आपको एपीआई करना पड़ा। बट व्हाट हैपेंड, यू एक्चुअली वेटेड कि ये चीजें होगी तब मैं कुछ करूंगा। ओके। ठीक है, आप लर्निंग कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आज के आज आप एआई एक्सपर्ट बन जाओगे, नॉट पॉसिबल, बट हाफ एन आवर क्या प्रॉब्लम है करने में? अपने जॉब आवर्स के अंदर ही रह के आप आधा घंटा पढ़ सकते हो, कोई मना नहीं करता। यस। इतना टाइम तो होता है आपके पास, अपनी कैब्स में आते जाते मोबाइल पे पढ़ लीजिए। आपके हाथ में तो मोबाइल और इंटरनेट की पावर है, हमारे टाइम में तो नहीं थी। हम तो बुक्स पढ़ते थे, आप लोग तो ई पढ़ते हो हर चीज। कौन बुक्स परचेज करता है ना? तो मोबाइल पे जस्ट चलते फिरते एक आर्टिकल, रोज का एक आर्टिकल रीड कर लो। दैट इज वन ऑफ माय प्रैक्टिसेस। आई रीड एटलीस्ट वन आर्टिकल एवरी डे। मुझे उसमें कुछ काम का मिले चाहे ना मिले, लेकिन मिल जाता है, क्योंकि आप गूगल पे सर्च ही ऐसी चीजें करते हो। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाता है मुझे किन लोगों को फॉलो करना है। ओके। ठीक है, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ लोगों का, लेकिन मैं लिंक्डइन पे जब जाता हूँ और कई लोग के प्रोफाइल्स देखता हूँ, नीचे वो लोग फॉलो करते हैं। कई लोगों को लिंक्डइन पे होता है यू फॉलो। यस। फॉलो में नाम किन के होते हैं? वॉरेन बुफे, बिल गेट्स, एलॉन मस्क, ठीक है, स्टीव जॉब्स। बहुत अच्छी बात है, आप इन बड़े लोगों को फॉलो करते हो। आपने सीखा क्या है इनसे, और वो सीख आपने अपने लाइफ में उतारी या नहीं? स्टीव जॉब्स तो एक ही जैसी ड्रेस टांग के रखता है, उसने कभी कोई दूसरा शेड ही नहीं पहना था लाइफ में। और उसका एम ये था कि ये चीज मैं क्यों सोचूं रोज सुबह उठ के क्या पहनना है। क्या पहनना? यस। ठीक है, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर के अंदर एक ही कलर के कपड़े रखते हो? रोज सुबह का वही प्रॉब्लम है, आज क्या पहनूं। फायदा क्या हुआ स्टीव जॉब्स को फॉलो करने का? क्या सीखा आपने उनसे? मैं ये नहीं कह रहा इनको फॉलो मत करो, अबुल कलाम आजाद को सब फॉलो करते हैं, ग्रेट पर्सन। आपने सीख क्या ली उनसे, और वो सीख अपने लाइफ में क्या उतारी? क्या आप सिंपलिस्टिक लाइफ में चले गए? क्या आपने नई टेक्नोलॉजी पे नई टेक्नोलॉजी, मतलब आईफोन ये हो गया तो मुझे अगला आईफोन चाहिए, फिर मुझे और उसके ऊपर जाना है, छोटी कार से और बड़ी कार। एपीजे अब्दुल कलाम तो सिंपलिसिटी की बातें करते हैं। ठीक है, क्या आपने उसको अपने लाइफ में उतारा? तो ये शो ऑफ की चीज है। ठीक है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना आपके कैरियर ग्रोथ में अंतर आएगा, ना आपके फ्यूचर इंटरव्यूज में आएगा, ना आपके टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ के अंदर अंतर आएगा। तो आप वही करते रह जाएंगे जो आप आज कर रहे हैं, शायद इसके नीचे ही जाएंगे, ऊपर नहीं आ पाएंगे। और फिर हम अपने अगल बगल के यंग लोगों को देखते हैं जो आज कॉलेजेस से पढ़ के निकल रहे हैं, जिनको एआई की नॉलेज है, जिनको समझ में आता है कि हमें एआई कैसे काम करना है। इनसे कॉम्पीट कैसे करोगे आप? यस। और 10-12 साल बाद आप कहेंगे सर मेरा तो 20 लाख का पैकेज हो गया, मेरा तो अगला जंप 22 या 25 होना चाहिए। और बाहर एक यंग आदमी गेट पे नॉक कर रहा है जो कह रहा है मैं तो 5 लाख में भी रेडी हूँ, पर मेरे को तो एआई पे काम करना है। मेरे को आपके पैकेज में 4 आदमी मिल रहे हैं जो आपसे डबल काम करके देंगे और जिनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है। आप कैसे सरवाइव करोगे? ये जो सर्वाइवल का इशू आता है ना, ये इस कारण आता है क्योंकि हम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे। सर्वाइवल इस कारण नहीं आ रहा है कि नई टेक्नोलॉजी आ गई। नई टेक्नोलॉजी ने आज तक किसी को बाहर नहीं किया है। तो चैट जीपीटी आपको बाहर नहीं निकालेगा, बाहर वो चीज निकालेगी जब ये पॉइंट आ जाएगा कि आपको चैट जीपीटी यूज करना नहीं आता, और आपके पैरेलल लोगों को जो आपसे हाफ सैलरी में हैं, उनको चैट जीपीटी यूज करके अपने वर्क को बेटर प्रोडक्टिव बनाना आता है। तो आप एक दिन में मुझे जो आउटपुट दोगे वो एक दिन के अंदर वो डबल आउटपुट दे देगा। आज सड़कें बनती है, मशीनें आ गई। पहले हाथ से काम होता था, हाथ से डामर होता था, वो आदमी हाथ से ऐसे ठोकता था उसको। अब मशीन आ गई है जो बिल्कुल बनी बनाई सड़क निकालकर ये चीजें रख देती है। तो इससे क्या लेबर का जॉब ओवर हो गया क्या?
नहीं। जॉब ओवर नहीं हुआ, इससे रोड्स का प्रोडक्शन फास्टर हो गया। लेकिन कौन से लोग जॉब से हटे? वो हटे जिन्होंने मशीनों से काम करना नहीं सीखा। एग्जैक्टली। क्योंकि आज 4 मैनुअल लेबर का काम एक मशीन कर देती है। उन हम्म। चारों में से जिसने वो मशीन का काम पहले सीख लिया, उसकी जॉब आज भी चल रही है। ओके। और जो आदमी सिर्फ उस मैनुअल पे ले गए कि मैं तो हाथ से ही रोड को ठोकूंगा, वो हो सकता है हम्म। कॉलोनी गलियों के अंदर जहां मशीन नहीं घुस सकती, वो वहां पे आज भी काम करेंगे। लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, हाईवे जो बन रहा है, जयपुर दिल्ली हाईवे, जयपुर मुंबई हाईवे, जहां पे आप कहते हो ज्यादा पैकेज मिलेगा, मतलब बड़ी कंपनी हो गई एक तरह से, आप ऐसे मानो, बिल्कुल। उस बड़ी कंपनी में वो जॉब अप्लाई नहीं कर सकते। तो बड़ी कंपनी का मतलब साइज से नहीं है, बड़ी कंपनी मतलब जो एक बेटर टेक्नोलॉजी पे काम करती है। ट्रू। तो मेरी जो रोज की प्रैक्टिस है वो एक तो ये है कि मैं डेली कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ फ्री टाइम में। हम्म। आप ये भी कह सकते हैं कि सर आप तो इतने सीनियर हो गए, आपको खुद को डेवलपमेंट और कोडिंग करना नहीं है, आपको तो सिर्फ टीम मैनेज करनी है, तो आपको ये टाइम मिल जाता है। आई एग्री विद योर पॉइंट, है ना, मेरे को एक्चुअल में इन चीजों का टाइम मिल जाता है, पर ये प्रैक्टिस मैंने आज नहीं बनाई है। हम्म। ये प्रैक्टिस मेरी उन दिनों से भी थी जब मैं खुद काम करता था। ओके। अब मैं अपनी उस लर्निंग को जो साल दर साल ऐड होती गई, मैं हम्म। मेरी टीम में अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने का एडवांटेज ये मिलता है कि मुझे एक एक आदमी के साथ अगर एक एक घंटा रोज बिताना पड़ता, वो अब नहीं होता। आप ऑन द फ्लाई समझ जाते हो मिस्टेक कहां पर है और आप उसका इमीडिएट सॉल्यूशन दे देते हो। ये एक्सपीरियंस है। ट्रू। ठीक है, तो मैं अगर ओके। सारी जिंदगी खेलता रहा हूं, तो आज 50 की एज के अंदर भी मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ। दर्द तो आज भी मेरे भी हड्डियों में होगा जगह पे, 50 की एज है, मेरी बॉडी भी पुरानी हो रही है, राइट। यस। लेकिन स्टिल मैं फिट महसूस करता हूँ। मैंने उस जमाने से एक एक रुपया सेव करना चालू किया, तो आज मेरे पास थोड़ा सा पैसा है। हम्म। और मैंने उस जमाने से एक एक लर्निंग इकट्ठी करता चला गया, तो आज उसका बेनिफिट है। आज मैं दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में जाके अलग अलग तरह के लोगों के साथ मिलकर मैं ये चीजें कर पाता हूँ। ट्रू। और वहां से भी लर्निंग लेकर आ रहा हूँ। हम्म। ये नहीं है कि मैं सिर्फ अपनी लर्निंग दे दिए ही जा रहा हूँ, मैं वहां से भी लर्निंग लेकर आ रहा हूँ। तो यू कीप एडिंग, कीप एडिंग, कीप एडिंग, तो ये एक लाइफ लॉन्ग सर्कल है। ट्रू। नॉलेज, मनी, सॉरी, नॉलेज, एयर एंड वाटर, दीज थ्री थिंग्स नीड टू फ्लो। एग्जैक्टली। बिकॉज अगर इनपुट ये क्रिएट आगे करने का। नहीं गई, पीछे से नया नहीं आएगा। यस। ये रूल है। अगर आपने इन चीजों को फ्लो होने से रोक दिया, तो ये सड़ जाएंगे। पानी को आप फ्लो होने से रोक दीजिए, उस पर मच्छर हो जाते हैं। हम्म। ठीक है, हवा को आप फ्लो होने से रोक दीजिए, बंद कमरा कर दीजिए, 5 दिन बाद उस कमरे को खोलिए, हवा में अजीब सी गंध होगी। हम्म। हम आते ही कभी बाहर से घूम के आते हैं, सबसे पहले घर की खिड़कियां खोलते हैं, हम्म। फ्रेश एयर ताकि क्रॉस हो, है ना। जूता रख दीजिए वहां पे अपना पुराना, जूते की स्मेल फैल जाएगी पूरे घर में। हम्म। खिड़कियां खोलनी जरूरी है। दिमाग की खिड़कियां खोलिए, नॉलेज अक्वायर कीजिए, नॉलेज पास ऑन कीजिए, ट्रू। आप ग्रो करते जाएंगे। ओके। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। एंड लास्ट में मैं बस यही कहूंगा कि क्रिएटिंग अवेयरनेस हैज नो बाउंड्रीज। इतना मेरे को आपसे बात करके ये चीज पता चल गया कि दैट लर्निंग इज एक ट्रू। ऐसी लर्निंग एक ऐसी चीज है। फर्स्ट फोकस ऑन लर्निंग एंड अर्निंग उसमें ऑटोमेटिकली होता है। एल बस साइलेंट होता है या नहीं होता वो आपके ऊपर होता है। मैं इस इसमें चीज को। एक चीज और ऐड कर लीजिए। यस सो प्लीज। लर्निंग, हम लोग अर्निंग करने के लिए जॉब करते हैं, यस। लेकिन अर्निंग बिना लर्निंग के नहीं आएगी। 100%। एंड लर्निंग करने के लिए आपको बर्निंग करनी पड़ेगी खुद की, ट्रू। अपने। सो टू अर्न यू हैव टू लर्न, एंड टू लर्न यू हैव टू टू बर्न। बर्न। यस। दिस इज अ ठीक है, ट्रू फैक्ट आई मस्ट से। ये एग्जैक्ट चीज है, क्योंकि हम सब अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं जैसे ही हमारी रेगुलर सैलरीज और रेगुलर प्रोजेक्ट हो जाता है। हम्म। ठीक है, अपने आप को आपको अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा। हमारा कंफर्ट जोन ये होता है कि अगर कैब हमारा 1 घंटा ले रही है, तो मैं उसमें अपना हेडफोन्स लगा के गाने सुन रहा होता हूँ। गाने सुनने की बजाय आप कोई अच्छी टेक्निकल पॉडकास्ट सुन लीजिए। हम्म। ट्रू। ये कंफर्ट जोन से बाहर की चीज है, लेकिन गाने सुनेंगे दिमाग शांत होता है, अच्छी बात है। लेकिन रोज गाने अगर आप सुनोगे, उससे आपने लर्न क्या किया? गाने रट गए, लेकिन उस नॉलेज को कहाँ यूज करेंगे? अंताक्षरी में तो कर पाएंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। यस। इट इज लेकिन टोटली अप टू पॉडकास्ट पे यू। जो सुनेंगे, हम्म। पॉडकास्ट पे जो सुनेंगे, और खाली मैं मेरी पॉडकास्ट नहीं कह रहा, हाँ। आप करोड़ों पॉडकास्ट हैं, जब आप उनको सुनेंगे, देन यू एक्चुअली सी के कितनी नॉलेजफुल इसमें चीज है। हर पॉडकास्ट में आपको एक काम की चीज जरूर मिलेगी। ट्रू। ट्रू। और गाने भी अगर सुनते हैं, मैं तो कहता हूँ गाने भी सुनिए, गानों के अंदर भी कई ऐसी लाइनें होती हैं जिनको आपको आगे यूज करना है। नदियां चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, यू हैव टू वर्क। वो भी कह रहा है नदियां चले चले रे धारा, पानी फ्लो कर रहा है, हाँ। आपको भी चलना पड़ेगा, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। ट्रू। गाने सुनिए,
आप गाने, आजकल के सारे गानों के अंदर तो विस्की वोडका ही होता है, लेकिन आप पुराने गाने सुनिए, पुराने गानों में बहुत काम की बातें हैं और वो आपको आगे बढ़ने के लिए ही प्रेरित करेंगी। ट्रू सर। एंड एट द एंड सर मैं यही कहूंगा कि थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हमारी पॉडकास्ट की शुरुआत हुई थी कि टेस्टिंग की अप्रोच किस तरीके से को हम सुधार सकते हैं, इफेक्टिव यूज चैट जीपीटी का किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से जो टेस्टर फेस करता है हमेशा एक रीजन लेके आता है कि मेरे पास टाइम की कमी थी और टिकट्स को मैं पूरा नहीं कर पाया, और एट द एंड जो आपने बोला लास्ट में, नॉलेज, एयर एंड वाटर, इन सब का ट्रांसफर होना आगे बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर फ्लो रुक जाएगा तो काफी सब गड़बड़ी हो सकती है। तो एक लर्निंग मॉड्यूल मेरे लिए, मेरे से यही निकलता है कंक्लूजन में कि यू नेवर स्टॉप लर्निंग। सो थैंक यू सो मच वंस नेवर अगेन स्टॉप। सर फॉर ज्वाइनिंग। इट थैंक यू रियली फॉर हैविंग मी एंड गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म कि जहाँ मैं अपने थॉट्स को शेयर कर पाया। और कोई भी मेरे से कभी भी कांटेक्ट करना चाहे, लिंक्डइन पे मैं अवेलेबल हूँ एनी टाइम। आप मुझे पिंग कीजिए, लिंक्डइन पे फॉलो कीजिए, एंड आई होप कि मैं आप लोगों की लाइफ में, नॉलेज में कुछ चेंज ला सकूं। 100%। थैंक यू। थैंक यू।